सनी, मैंने एक सपना देखा। उसमें हम दोनों आसमान से गिर रहे थे और हम मर रहे थे। इस एक लाइन ने सनी की सारी खुशी पर पानी फेर दिया। हालांकि सनी रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका है, वो एक मूवी स्टार बन गया है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन कैसी का ये नया सिल्वर मास्क और उसकी ये भयानक मौत की भविष्यवाणी कुछ और ही इशारा कर रही है। क्या सेकेंड नाइटमेयर शुरू होने से पहले ही सनी की मौत तय है? जानने के लिए देखिए शैडो स्लेव का ये धमाकेदार एपिसोड। चैप्टर 461। धातु के ताबूत का भारी ढक्कन खुला और उसमें से नीली रोशनी और ठंडी धुंध के गुबार बाहर निकलने लगे। जल्द ही अंदर से एक पीला हाथ बाहर निकला। स्लीपिंग पॉड से बाहर कूदते हुए सनी फर्श पर उतरा। उसने अपने नंगे पैरों के नीचे बख्तरबंद प्लेटों की सिरेमिक बनावट को महसूस किया और एक धीमी, संतुष्ट आह भरी। आखिरकार मैं वापस आ गया। असली दुनिया में लौटना बहुत अच्छा लग रहा था। आयरन हैंड आइलैंड पर सैंक्चुरी अवेकन के कोहॉर्ट से मिलने के बाद वो उनके साथ वापस सिटाडेल चला गया था। कुछ लोग उत्सुक थे कि वो एक महीने से ज्यादा समय तक कहा था, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि सनी गायब हो गया था। उसने अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करते हुए सच को कुछ इस तरह तोड़ा मरोड़ा कि उन्हें लगा कि उसका हालिया अभियान लंबा तो था, लेकिन बहुत रोमांचक नहीं था। हालांकि वे पूरे रास्ते उसे अजीब नजरों से देखते रहे, पता नहीं क्यों, लेकिन सनी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सैंक्चुरी में दाखिल होने के बाद वो सीधा वेदी, ऑल्टर की ओर गया। चूंकि दिन का समय था और चांद क्षितिज के पीछे छिपा था, वो सिक्कों का तुरंत उपयोग नहीं कर सकता था। इसलिए उसने बस वेदी को स्पर्श किया और ड्रीम रल्म से बाहर निकल गया। घर, मैं आखिरकार घर आ गया। हालांकि सनी ने अपने नए घर में बहुत समय नहीं बिताया था, लेकिन इसकी दीवारों और असली दुनिया से मिलने वाली सुरक्षा की भावना बेहद सुकून देने वाली थी। चमत्कारिक रूप से भले ही वो कई हफ्तों तक बाहर रहा था, उसका शरीर पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो केवल एक रात के लिए सोया हो। यही तो टेक्नोलॉजी का जादू है। बेहद महंगे स्लीपिंग पॉड को देखते हुए सनी ने फैसला किया कि उसने अपना पैसा सही जगह खर्च किया है। वो एक खुशमिजाज धुन सीटी में बजाते हुए बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए बढ़ा, लेकिन तभी वो जम गया। ये क्या बकवास है, कुछ तो गड़बड़ थी। सबसे पहले उसने अंडरग्राउंड डोजो में कभी लाइट नहीं जलाई थी, लेकिन अब वो चालू थी और हर चीज तेज रोशनी में नहाई हुई थी। दूसरी बात, ऊपर जाने वाली लिफ्ट के आर्मर दरवाजे बुरी तरह से टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल नाइटमेयर क्रिएचर ने घर के डिफेंस सिस्टम को तोड़ दिया हो और उन्हें ऐसे फाड़ दिया हो जैसे वो मोम के बने हों। शिट, सनी पीछे कूदा और क्रूएल साइट को बुला लिया। यहां क्या आ सकता था? क्या पास में कोई गेट खुल गया था? तनाव और दृढ़ संकल्प से भरे हुए वो सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर पर चढ़ा और सावधानी से अपने लिविंग रूम में दाखिल हुआ। वहां उसने सबसे पहली चीज जो देखी वो थी गंदे बर्तन, ढेर सारे गंदे बर्तन। दूसरी चीज जो उसने देखी वो थी दो हेजल आंखें जो उसे तीखे इल्जाम के साथ घूर रही थी। क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूं? किसी तरह एफी उसके लिविंग रूम में थी। वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी। एक हाथ में गर्मा गर्म कप नूडल्स का कटोरा और दूसरे हाथ में चॉपस्टिक्स थे। उसके चेहरे पर बहुत ही नाराजगी भरे भाव थे। ये यहां क्या कर रही है? चल क्या रहा है? सनी को घूरते हुए एफी ने नूडल्स का एक कौर निगला और फिर भारी आवाज में कहा, तुम वापस आ गए। दोस्तों को परेशान करने का बहुत अच्छा तरीका है, कमीने। जैसा कि पता चला जब सनी नीचे आसमान में गिर रहा था और सोच रहा था कि कोई उसे याद नहीं करेगा। वो बहुत गलत था। असल में इसका ठीक उल्टा हुआ था। जब उसने उनके मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया तो लगभग 2 हफ्ते बाद एफी और काई दोनों चिंतित हो गए। एफी उसे देखने के लिए एकेडमी गई और तब उन्हें पता चला कि सनी डॉर्मिटरी से बाहर चला गया है। बदमाश, तुम हमें बता सकते थे कि तुमने अपने लिए घर खरीदा है ना? तुम्हें मुझे एक हाउस वार्मिंग पार्टी देनी होगी। सनी ने पलकें झपकाई
कौन सी पार्टी? क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज होती है या वो मेरी टांग खींच रही है? चूंकि काई को पता नहीं था कि उसे कहां ढूंढना है, उसने सनी का नया पता जानने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। चूंकि वो प्रेस का ध्यान आकर्षित किए बिना हर जगह नहीं जा सकता था, इसलिए एफी उसकी जगह गई। और जब उसने बेसमेंट को बंद पाया तो मेरे आर्मर दरवाजे, तो वो तुम थी। तुमने उन्हें तोड़ा। वो मुस्कुराई। तुम किस बात के लिए रो रहे हो? तुम्हारे वो तथाकथित आर्मर दरवाजे वैसे भी तोड़ने में बहुत आसान थे। अपने लिए कुछ बेहतर खरीदो। वैसे भी मुझे लगा था कि मुझे स्लीपिंग पॉड में तुम्हारी लाश मिलेगी। तुम्हें पता भी है कि मुझे कैसा महसूस हुआ? उसके चेहरे पर एक भारी भाव आ गया। वो एक असली त्रासदी होती। सनी ने आह भरी। चलो, कम से कम उसे परवाह तो है। मेरा मतलब है, जरा सोचो, वो सारी अद्भुत मेमोरीज जो तुम जमा करके रखते हो, सब ऐसे ही चली जाती। अगर तुम्हें मरना ही है तो कम से कम मरने से पहले वो मुझे दे देना। मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी सोच लिया, ये सुनिश्चित करने के बाद कि स्लीपिंग पॉड के अंदर उसके जीवन के संकेत स्थिर थे। एफी उसकी निगरानी के लिए वहीं रुक गई, जबकि वह और काई दोनों ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि सनी कहाँ था। जाहिर है वे व्हाइट फेदर कबीले के प्रतिनिधियों से संपर्क करने तक चले गए थे। तुमने ऐसा नहीं किया होगा। सनी ने अपना सिर पकड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि एक बार सैंक्चुरी वापस जाने के बाद उसे बहुत सारी सफाई देनी होगी। किसी रैंडम अवेकन्ड कोहॉर्ट को समझाना एक बात थी, लेकिन अगर खुद सेंट टायरस उसके गायब होने के बारे में जानती थी तो चीजें उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। एफी ने नाक सिकोड़ी। बेशक हमने किया। हमने कैसी और उसके फायर कीपर से भी संपर्क किया, क्योंकि उस दूर दराज के नर्क में उनका एक कोहॉर्ट है जहां तुम एंकर किए गए हो। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि तुम कहां गायब हो गए हो। सत्यानाश, वे कैसी को भी इसमें ले आए। सनी करा उठा। लेकिन क्यों? तुम लोग ये सब क्यों करोगे? एफी ने उसे एक लंबी नजर से देखा, फिर अपना सिर हताशा में हिलाया। बेवकूफ, क्या तुम इतना बेवकूफ होना बंद कर सकते हो? उसने उसे हैरानी से घूर कर देखा। इसका क्या मतलब है? उसने फिर से अपना सिर हिलाया और अपना कम्युनिकेटर चालू किया। इस पर विचार करो, और जब तक तुम ऐसा करो, कुछ मिनटों के लिए चुप रहो। मुझे काई को फोन करके बताना है कि तुम मिल गए हो। बेचारा अब तक उड़कर आधा रास्ता पार करके चैंड आइल्स तक पहुंच गया होगा। सनी की आंखें चौड़ी हो गई। उड़कर? क्या? एफी ने उसे दया की नजर से देखा। फिर उसने कहा, चुप रहने का कौन सा हिस्सा तुम्हें समझ नहीं आया? चैप्टर 462। एफी द्वारा काई को फोन करने और यह बताने के बाद कि सनी जिंदा है और असली दुनिया में वापस आ गया है, उन्होंने 1 मिनट अजीब सी खामोशी में बिताया। सनी ने चारों ओर देखा, अपने कभी साफ सुथरे और व्यवस्थित रहने वाले लिविंग रूम का नजारा लिया। अब हर जगह गंदे बर्तन थे, साथ ही टेकआउट खाने के खाली पैकेट भी। कम से कम उसे लगा कि वे वही थे, क्योंकि उसने पहले कभी वास्तव में एक खरीदा नहीं था। एफी कितनी गंदी रहती थी। वहां एक कोने में कुछ कपड़े भी फेंके हुए थे। कपड़ों की बात करें तो शिट। वैसे सनी, तुम्हें यह जबरदस्त टैटू कब मिला? और वो भी इतना बड़ा, लंबा सांप। किसी भी लड़की को सोचने पर मजबूर कर दे। उसने भारी आह भरी, इस तथ्य को कोसते हुए कि उसने बेसमेंट में पपेटियर श्राउड को वापस बुलाने के बाद अपने कपड़ों को ठीक नहीं किया था। आखिरकार अब उसकी त्वचा पर कोई जलन नहीं थी। यह वास्तव में टैटू नहीं है, ये एक जादुई सर्प है जो मुझे एसेंस को नियंत्रित करने और तेजी से पुनर्जीवित करने में मदद करता है। यह मत पूछना कि यह टैटू के रूप में क्यों दिखता है, क्योंकि मुझे वास्तव में कोई पता नहीं है। वो थोड़ा झिझका, फिर पूछा, तो तुम पिछले कुछ हफ्तों से बस यही रह रही हो? एफी ने कंधे उचकाए। जरूर, किसी को तो तुम्हारे वाइटल साइंस, जीवन संकेतों की निगरानी करनी थी, साथ ही मेरा परिवार। खैर, 4 साल तक मेरे कोमा में पड़े शरीर की देखभाल करने के बाद उन्हें एक ब्रेक की जरूरत थी, इसलिए मैंने हमारे लिए एक बहुत अच्छी जगह खरीदी और फिर एक तरह से वहां से निकल गई। फिर उसके चेहरे पर एक जोश भरा भाव आया। लेकिन चिंता मत करो, जो सामान तुम अपने बेडरूम में रखते हो वो गुप्त रहा। मैं सीढ़ियों से ऊपर जा भी नहीं सकती,
यार है? सनी ने उसे गुस्से में घूरा। कैसा सामान? वहां कोई सामान नहीं है। मैं बेडरूम का इस्तेमाल भी नहीं करता। मैं वास्तव में सो नहीं सकता, है ना? एफी हंसी। सही है, समझ आता है कि तुम बिस्तर पर वो सब करने वाले आदमी नहीं हो। अरे हां, तुम्हारे फ्रिज को क्या हुआ? उसने उसे घूरा, फिर शर्मिंदगी में दूसरी ओर देखने लगा। वो मैंने उसे एक तरह से तोड़ दिया, गलती से। फिर उसके चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। नया खरीदने चले? चूंकि काय मिलना चाहता था, सनी और एफी ने शहर के केंद्र में एक एलिट शॉपिंग सेंटर जाने और फिर पास के एक पॉश रेस्तरां में उसका इंतजार करने का फैसला किया। पूर्व हंट्रेस ने सनी को यह भी बताया कि वो उसके अप्रत्याशित साहसिक कार्य के बारे में तब तक सवाल पूछना बंद रखेगी जब तक कि वे तीनों एक साथ न हों, ताकि उसे सब कुछ 2 बार न दोहराना पड़े। जो उसे ठीक लगा, क्योंकि उसे यह तय करने के लिए समय चाहिए था कि वो अपने दोस्तों को क्या बताना चाहता है और क्या अपने तक ही रखना बेहतर होगा। उसे बहुत कुछ सोचना था और करना था। नीचे आसमान, स्काई बिलो की यात्रा ने न केवल असली दुनिया में उसकी योजनाओं को बाधित किया था, बल्कि उसके एजेंडे में नई चीजें भी जोड़ दी थी। भाला चलाने की बेहतर ट्रेनिंग से लेकर कोविटस ऑफर की मदद से लाए गए सोल शार्ट्स को बेचने के लिए दुकान स्थापित करने तक उसके सामने बहुत सारे अवसर थे। उसे यह भी तय करना था कि रेन के बारे में क्या करना है और ड्रीमस्केप में शैडो डांस का अभ्यास जारी रखना। अब तक हर कोई मोंगरेल के बारे में भूल गया होगा, है ना? इसमें कोई शक नहीं। वयस्क जीवन कठिन है। वे एक पैसेंजर पीटीवी की मदद से शॉपिंग सेंटर पहुंचे, जो सनी को थोड़ा ज्यादा ही आलीशान लगा, लेकिन ये एक जरूरत थी, ये देखते हुए कि एफी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमना मुश्किल होता, न केवल उसकी विकलांगता के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो एक तरह की सेलिब्रिटी थी। उसने कम से कम 3 प्रोपेगेंडा पोस्टर देखे थे जिन पर उसकी तस्वीर थी, ठीक वैसी ही जैसी वो ड्रीम रल में दिखती थी जब पीटीवी शहर के दिल की ओर जा रहा था। यहां तक कि उसे भी ये मानना पड़ा कि एफी प्रभावशाली लग रही थी, युद्ध की एक खूबसूरत देवी की तरह जिसे कोई डर नहीं था या जो किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी। यहां तक कि फॉगोटेन शोर के निराशाजनक अंधेरे के सामने भी नहीं। जीत और दृढ़ता, यही वो चीज थी जो लोगों को देखने की जरूरत थी, ये देखते हुए कि असली दुनिया में जीवन कभी कभी कितना कठिन और भयानक लग सकता था, भले ही ये सिर्फ एक मीठा परोपकारी झूठ हो। कम से कम इसने उन्हें उम्मीद दी, और उम्मीद उन्हें ताकत देती थी। उसकी नजर को महसूस करते हुए एफी मुस्कुराई। अच्छी लग रही हूं ना? उसके पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। हां, वो खिलखिलाकर हंसी। क्या तुम्हें याद है कि स्कार और पार्क ने एक कहानी कैसे बनाई थी ताकि मैं बाहरी बस्ती में किसी तरह की लोक नायक लगूं, जब गनलॉक के लोग मुझे खोज रहे थे? खैर, सरकार ने इसे हाथों हाथ लिया, जैसा कि तुम देख सकते हो। साथ ही ये तथ्य की घेराबंदी के दौरान मैं पहली पंक्ति की इंचार्ज थी। उन्होंने मुझे अवेकन की युवा पीढ़ी के लिए एक पोस्टर गर्ल बना दिया। नेफिस के ठीक बाद, बिल्कुल। उसका चेहरा अचानक काला और गंभीर हो गया। एक लंबी चुप्पी के बाद एफी ने कहा, शर्म की बात है कि उनमें से कोई भी अपनी बेवकूफी भरी कहानी को दुनिया भर में हिट होते देखने के लिए जिंदा नहीं बचा। पार्क अगर होता तो अब तक कितना इतरा रहा होता। मैं उसे डींगे मारते हुए सुन सकती हूं। और ये वो कड़वा सच था जिसे लोग देख नहीं पाते थे। जिस जीत का वे जश्न मना रहे थे, उसकी भयानक कीमत केवल वही जानते थे जो उससे गुजरे थे और किसी तरह दूसरी तरफ जिंदा निकले थे। उन दोनों ने शॉपिंग सेंटर में कुछ सुकून भरे पल बिताए। एफी अपनी व्हीलचेयर में आराम कर रही थी और सनी उसे पीछे से धक्का दे रहा था। समय समय पर कोई उसे प्रसिद्ध रेस बाय वॉल्वस भेड़ियों द्वारा पाली गई के रूप में पहचान लेता और विनम्रता पूर्वक अपना सम्मान और प्रशंसा व्यक्त करता। दूसरी ओर वो लगभग अदृश्य लग रहा था। सनी को बुरा नहीं लगा। वास्तव में ये उस तरह से बेहतर था। अदृश्य होना एक परछाई को बहुत अच्छी तरह से शोभा देता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बेवकूफ रेफ्रिजरेटर खरीदने का काम उसे शुद्ध खुशी से भर रहा था। आखिरकार वो स्काई बिलो में इतने लंबे समय से इसके बारे में कल्पना कर रहा था। एक तरह से
ये पूरी चीज फ्रिज खरीदने की उसकी महाकाव्य खोज एपिक क्वेस्ट में बस एक बड़ी बाधा थी। और अब अनगिनत खतरों और कठिनाइयों को पार करने के बाद वो जानलेवा खोज खत्म हो गई थी। सनी ने डिलीवरी के बारे में विवरण तैयार किया और जल्द ही काई से मिलने का समय हो गया। वो पहले कभी किसी पॉश रेस्तरां में नहीं गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी बाहरी उपस्थिति इतनी अच्छी थी कि वो जगह के हिसाब से अजीब नहीं लग रहा था। आखिर जो सामान्य कपड़े उसने पहने थे वे खुद आकर्षक फैशन आइकन की मदद से चुने गए थे, या शायद ये एफी की मौजूदगी थी जिसने वहां मौजूद हर किसी को अतिरिक्त विनम्र और थोड़ा श्रद्धावान बना दिया था। उन्होंने एक सुस्वादु ढंग से सजाए गए स्थान में प्रवेश किया और पास में एक लंबा व्यक्ति देखा जो काली टोपी और साधारण फेस मास्क पहने खड़ा था। वो अजीब आदमी अंदर धूप का चश्मा पहने हुए था। इससे पहले कि सनी समझ पाता कि क्या हो रहा है, नकाबपोश व्यक्ति ने तेजी से पास आकर उसे जोर से गले लगा लिया। क्या उसे वास्तव में लगता है कि उसका भेष किसी को बेवकूफ बना रहा है और वो हमेशा मुझे गले लगाने की कोशिश क्यों करता रहता है? बेशक ये काई था। मास्क और धूप के चश्मे की कोई भी मात्रा जादुई नाइटिंगेल की ग्लैमरस आभा को छिपा नहीं सकती थी। इसने उसे और भी अलग दिखाया। सनी ने आह भरी। वो डैशिंग कमीना। चैप्टर 463। वे तीनों बैठ गए और उन्हें चुनने के लिए पुराने जमाने के कागज के मेनू दिए गए। सनी ने थोड़ी देर के लिए स्टेक शब्द को घूरा, फिर सिहर गया और अपनी नजर सलाद सेक्शन की ओर मोड़ दी। कुछ मिनटों बाद एक वेटर उनका ऑर्डर लेने आया। एफी बोली, मुझे लगता है 3 पोर्शन बिबिम्बप, 3 पोर्शन सैम ग्योप्सल, 3 कटोरे जाजंगम्योन और 3 पोर्शन टुपोकी। फिर वो उनकी ओर मुड़ी, मासूमियत से मुस्कुराई और पूछा, ओह, और तुम लोगों का क्या? तुम क्या ऑर्डर करने वाले हो? सुंदर क्रिस्टल ग्लास से पानी पीते हुए सनी का लगभग दम घुट गया। वेटर ने हालांकि किसी तरह अपना चेहरा सामान्य बनाए रखा। क्या पेशेवर है। चूंकि वे एक प्राइवेट बूथ में बैठे थे, काई ने आखिरकार अपनी टोपी और धूप का चश्मा उतार दिया और फिर शानदार ढंग से मुस्कुराया। उसकी आवाज इतनी ईमानदार लग रही थी कि सनी को थोड़ी खीज हुई। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा सनी। एफी और मैं वास्तव में चिंतित थे। सनी ने अपना गला साफ किया। शुक्रिया। मुझे लगता है मैंने एक तरह से मान लिया था कि तुम लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा कि मैं गायब था। एफी ने आह भरी। मैं अब चाह रही हूं कि काश मैंने ध्यान नहीं दिया होता, बेवकूफ। वैसे भी आखिर हुआ क्या? तुम पूरे 1 महीने तक कहाँ थे? वो झिझका, फिर बोला, क्या तुम लंबी कहानी सुनना चाहते हो या छोटी कहानी? काई ने उसे उत्सुक नजरों से देखा। मुझे लगता है छोटी कहानी से शुरू करते हैं। सनी ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। ठीक है, तो उस मामले में मैं बस एक छिपे हुए खजाने के बारे में सुराग ढूंढना चाहता था, लेकिन अंत में लगभग एक खजाने के बक्से द्वारा खा लिया गया। एक शैतान की लाश के ऊपर एक अथाह खाई में गिर गया और ईश्वरीय आग से जल गया। किस्मत से एक आवाज है जिसे मैं कभी कभी अपने सिर में सुन सकता हूं, और इसने मुझे केवल थोड़ा जलने में मदद की। एफी ने अपना सिर तिरछा किया और उसे एक अजीब नजर से देखा। काई की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। सनी ने पानी का एक घूंट लिया और लापरवाह लहजे में जारी रखा। वैसे भी रसातल वॉइड की गहराई में मुझे एक काला टॉवर मिला। अंदर कुछ टूटी हुई गुड़िया और एक सड़ता हुआ कटा हुआ हाथ था जिसे मैंने एक तरह से खा लिया। खाई में काले टॉवर से मैं आसमान में एक सफेद टॉवर पर गया और फिर एक ड्रैगन की पूंछ पर सवार होकर वापस जमीन पर आया। बस इतना ही। और उससे पहले मैंने एक तरह से खुद को मार डाला। मुझे लगता है उससे एक बहुत अच्छी मेमोरी भी मिली। उन दोनों ने कुछ पलों के लिए उसे घूरा और फिर लगभग एक साथ आह भरी। काई ने अपना सिर हिलाया। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। चलो लंबी कहानी सुनते हैं। सनी ने उन घटनाओं के क्रम को समझाया जिसके कारण वो 1 महीने से अधिक समय तक गायब रहा। कुछ चीजों को अपने तक ही सीमित रखा, जैसे कि उसने कितने चमत्कारिक सिक्के जमा किए थे, वीवर से जुड़ी हर चीज, और असली कारण कि वह जितनी जल्दी हो सके मजबूत होने के लिए इतना बेताब क्यों था। जब उसने अपनी बात खत्म की तो एफी खिलखिलाकर हंसी। अच्छा, तुम्हारे उस फेटेड एट्रीब्यूट ने हाल ही में वास्तव में ओवरड्राइव में काम किया है ना? सनी के चेहरे पर एक खट्टा भाव आ गया। मुझे लगता है, हालांकि उससे पहले मेरे पास 3 महीने ऐसे थे
जिनमें कुछ भी बहुत बुरा या बहुत अच्छा नहीं हुआ। लेकिन बात यही है, जब ये आखिरकार होता है तो एक चीज से दूसरी चीज निकलती है। हालांकि ये सब भयानक नहीं है। मुझे जीवित रहने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके अलावा ये अभियान मेरे लिए एक लॉटरी जैसा था। काई ने चाय का एक घूंट लिया और फिर सोच समझ कर कहा, और इस आवाज के बारे में क्या? मॉडरेट, क्या तुम उस पर भरोसा करते हो? सनी झिझका, फिर कंधे उचकाए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो केवल मेरी कल्पना की उपज नहीं है, मुझे विश्वास हो गया कि मॉडरेट वास्तव में लॉस्ट में से एक है, और बहुत संभव है कि हम जैसा ही एक अवेकन है। शायद वो मुझसे इतनी दूरी से बात कर सकता है क्योंकि मैंने उसके उस अजीब कृत्रिम एको को मारने के बाद एक दर्पण का टुकड़ा उठाया था। हालांकि उसके अलावा मुझे नहीं पता, वो बहुत रहस्यमय है, कम से कम कहा जाए तो। उसने थोड़ा सोचा और फिर जोड़ा, उसने मुझे जो भी जानकारी दी वो अब तक सच साबित हुई, और बहुत मददगार भी। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं अभी जिंदा नहीं होता। तो वास्तव में कहना मुश्किल है। काई मुस्कुराया। खैर, उस मामले में मेरी नजर में वो ठीक है। सनी रुका क्योंकि वेटर गंदे बर्तन ले जाने और उनके गिलास भरने के लिए आया। जब वे एक बार फिर अकेले हो गए तो वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर एफी की ओर मुड़ा। लेकिन वैसे भी मुझे विश्वास है कि उसने सीड के बारे में जो कहा वो सच है। मुझे लगता है कि मैं ऑब्सिडियन नाइफ प्राप्त कर सकता हूं, जिससे नाइटमेयर आसान हो जाना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता था, एफी, मुझे पता है कि तुम चुटकी बजाकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली अवेकन कॉर्ड्स में से एक दर्जन को अपने 7 सेकंड नाइटमेयर को जीतने के लिए ले जा सकती हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चुनौती देने पर विचार करोगी? उसे उम्मीद थी कि जवाब देने से पहले वो उसे थोड़ा चिढ़ाएगी, लेकिन एफी थोड़ी देर चुप रही। उसके चेहरे पर एक असामान्य रूप से गंभीर अभिव्यक्ति थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, नाइटमेयर को चुनौती दे? अब अवेकन बनने के बमुश्किल 4 महीने बाद? क्या तुम पागल हो सनी? वो मुस्कुराया। नहीं, मेरा मतलब अभी नहीं है। बेशक हम दोनों को मजबूत होने और तैयारी करने के लिए समय चाहिए। इतना कहकर सनी ने दूसरी ओर देखा। 7 महीने में, विंटर सोलिस्टिस, शीतकालीन संक्रांति के बाद, तभी मैं आइवरी टॉवर पर लौटने और उस सीड में जाने की योजना बना रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एफी ने लंबे समय तक उसे देखा, फिर वो भी मुस्कुरा दी। जरूर, क्यों नहीं? मैं इसे किसी और तरीके से नहीं करना चाहूंगी। लेकिन सनी, मेरी एक शर्त है। उसने एक भौं उठाई। सच में? क्या है? एफी ने काई की ओर देखा, फिर शांति से कहा, तुम्हें कैसी को भी हमारे साथ शामिल होने के लिए मनाना होगा। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कोहॉर्ट के सदस्यों को दोस्त होने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस एक साथ अच्छी तरह काम करने की जरूरत है। और हमारा कोहॉर्ट पूरी तरह से काम करता था। फॉगोटेन शोर पर कैस्टर मर चुका है और नेफिस जा चुकी है, लेकिन कैसी अभी भी यहां है, और हम दोनों जानते हैं कि उसका आस्पेक्ट कितना बेशकीमती है। जैसे ही सनी का चेहरा काला पड़ा, उसने कहा, इसके अलावा क्या वो नाइट टेम्पल में एंकर नहीं है? वो तुम्हें आइवरी नाइफ प्राप्त करने में भी मदद कर सकती है। उस राजकुमार ने कहा था कि दोनों का होना बहुत बेहतर होगा। नाइटमेयर एक नाइटमेयर है और बिल्कुल जानलेवा होगा, चाहे तुम कितने भी तैयार क्यों न हो। किसी भी फायदे को छोड़ना बेवकूफी है। कैसी को मनाना? सनी के दिल की गहराइयों से गुस्से और विरोध की लहर उठी। भले ही उसके पास क्रिम्सन स्पायर में जो हुआ था उससे उबरने का समय था, और वो समझ गया था कि कैसी ने जो किया वो क्यों किया, फिर भी वो नाराजगी से भरा था। वो अभी भी आहत था। वो उसे माफ करने के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन एफ ही सही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी के बारे में कैसा महसूस करता था। वो किसी भी कोहॉर्ट के लिए एक वरदान थी, खासकर अब जब अवेकन बनने के बाद वो अपनी शक्तियों में बहुत अधिक आश्वस्त हो गई थी। फॉगोटन शोर के अन्य बचे हुए लोग भी उसका अनुसरण कर रहे थे, क्योंकि वे नेफिस के लौटने का इंतजार कर रहे थे, और नाइट टेम्पल में क्लैन वैलर के दूतों से उसका संबंध था। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए उसे माफ करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस ये भरोसा करना था कि वो उसे फिर से धोखा नहीं देगी, जो उसने अनिच्छा से किया। भले ही सनी कैसी को संदेह का लाभ नहीं देना चाहता था, वो जानता था कि उसने एक कड़वा सबक सीखा है। उसके होठों से एक भारी आन निकली। मुझे क्या करना चाहिए? उसी पल काई, जो उनकी बातचीत के दौरान चुप रहा था, अचानक बोला, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मुझे भी गिन लो।
मैं भी तुम तीनों के साथ सेकंड नाइटमेयर को चुनौती देना चाहता हूं। वास्तव में अगर तुम्हें बुरा लगता भी है तो भी मैं जोर देता हूं। चैप्टर 464। सनी और एफी दोनों ने उसे हैरानी से देखा। थोड़ी देर बाद पूर्व हंट्रेस ने पूछा, हमारे साथ नाइटमेयर को चुनौती दोगे? क्या तुम्हारे पास बेस्टियन में एक शानदार पद नहीं है, उसकी दीवारों के पीछे सुरक्षित? क्या सनी ने तुम्हें अपने पागलपन से संक्रमित कर दिया है? काई ने तेवर दिखाए, फिर दूसरी ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हां है, लेकिन क्या तुम लोगों को आइको याद है? ब्राइट कैसल में उसका एक जुए का अड्डा था। खैर, वैसे भी आइको के पास विभिन्न चीजों को प्रबंधित करने का वास्तविक हुनर है, इसलिए एजेंसी ने उसे मेरे मैनेजर के रूप में काम पर रखा। एक शाम हम डार्क सिटी के बारे में बात करने लगे। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान आ गई। तुम दोनों केवल बाहरी बस्ती में रहते थे, जिसकी अपनी चुनौतियां थी। बेशक हम जो कैसल में ट्रिब्यूट देते थे उससे कहीं अधिक भयानक, लेकिन वहां भी जीवन उतना उज्जवल नहीं था। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर जारी रखा, हालांकि आइको की हालत मुझसे भी बदतर थी, खासकर तब जब पाथफाइंडर्स में से एक ने उसकी जिंदगी को नर्क बनाने की ठान ली थी। एंडेल, जिसका सिर अंतः लेडी नेफिस ने उसके कंधों से अलग कर दिया था। हम सब ये जानते थे, लेकिन किसी ने वास्तव में मदद नहीं की। काई के होठों से एक भारी आन निकली, क्योंकि हम में से कोई भी वास्तव में पाथफाइंडर्स में से एक के खिलाफ क्या कर सकता था। लेकिन इन समझौतों का, छोटे छोटे झूठों का जो हमने खुद से बोले, बहुत सारा बोझ था। जैसे हमने अपने आसपास होने वाली हर काली गंदी चीज पर अपनी आंखें मूंद ली। उसने एफी की ओर देखा और कहा, लोग बाहरी बस्ती में भूखे मर रहे थे, जबकि हमारा पेट भरा हुआ था। खैर, यह हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि कैसल सबको नहीं खिला सकता था। निश्चित रूप से अगर और खाना होता तो हम साझा करते। गार्ड्स ने किसी को परेशान करने का फैसला किया। खैर, वो भी हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि टेसाई बहुत शक्तिशाली था और हम उसका विरोध करने के लिए बहुत कमजोर थे। और इसी तरह अंतहीन, हर कोई खुद को अच्छे लोगों में से एक मानने के लिए जितना जरूरी था उतना आगे गया। काई चुप हो गया, फिर धीरे से कहा, लेकिन तुम देखो, ये वास्तव में हमारी गलती थी। हम सभी ने एक ही अपराध किया है। हम सब कमजोर थे। जब मैंने आइको से बात की तो मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि इस दुनिया में कमजोर होना भी एक पाप है, कम से कम हमारे लिए, अवेकन के लिए। तो हां, मैं सेकंड नाइटमेयर को चुनौती देना चाहता हूं, बेस्टियन की दीवारों के पीछे सुरक्षित होने के बावजूद, क्योंकि मैं फिर कभी किसी भी चीज के लिए अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहता। उसने उनकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया। 7 महीने, ये मेरे तैयार होने के लिए पर्याप्त से अधिक समय है। साथ ही, क्या तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो उड़ सके? या तुम फिर से उस अजीब अंडरस्की में कूदने वाले हो और बस उन लपटों से बचने की उम्मीद कर रहे हो? सनी खासा, काई की बात में दम था। खैर, अगर तुम इसे ऐसे कहते हो। काई के अप्रत्याशित और मार्मिक स्वीकारोक्ति के बाद उन्होंने कुछ समय बस आराम करने, हंसने, अपने भोजन का आनंद लेने और इधर उधर की बातें करने में बिताया। काई ने अवतार सिंगर के लगातार 12 सप्ताह जीतने और अंत में जानबूझकर हारने के अपने अनुभव को साझा किया, और उसके चेहरे के उजागर होने और नाइटगेल के आगामी वापसी एल्बम की घोषणा के बाद संगीत उद्योग और प्रशंसकों के बीच मचे हंगामे के बारे में बताया। उसने एक अजीब घोटाले के कारण एक दूसरे प्रचारक, पब्लिसिस्ट को काम पर रखने के बारे में भी शिकायत की, जिसमें वो किसी तरह नेटवर्क पर शामिल हो गया था, जिससे सनी को शर्म से दूसरी ओर देखना पड़ा और अपना मुंह कसकर बंद रखना पड़ा। एफी ने ज्यादातर उन सभी फ्राइड चिकन विंग्स के बारे में बात की जो उसने खाए थे और सभी तरह की बियर जो उसने पी थी, साथ ही साथ किस तरह के नाइटमेयर क्रिएचर्स का उसने शिकार किया था और उन्हें तला और खाया। उसने उन सभी प्रचार कार्यक्रमों के बारे में भी मजाक उड़ाया जिनमें सरकार चाहती थी कि वो भाग ले, और उन विभिन्न तरीकों के बारे में जिनसे वो उनमें से अधिकांश को चकमा देने में कामयाब रही। सनी ने घर खरीदने के अपने अनुभव को साझा किया और इससे उसे कैसा महसूस हुआ। वो अपने खूबसूरत आर्मर दरवाजों के बारे में सोचकर लगभग भावुक हो गया,
जिन्हें एफी ने तोड़ दिया था, और अपने नए महंगे चमकदार रेफ्रिजरेटर के बारे में। आखिरकार काई को अपने शेड्यूल पर लौटना पड़ा। अलग होने से पहले हालांकि वो झिझका, फिर अपनी जेब से सिंथेटिक कागज के 2 रंगीन टुकड़े निकाले। उसके चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति थी। बिना कुछ कहे उसने सनी और एफी को ब्रोशर थमा दिए। सनी ने एक लिया और भ्रमित भाव से उसे घूरा। यह किसी तरह का निमंत्रण लग रहा था। इस पर 2 लोगों की छवि थी जो अपने हाथों में तलवार लिए एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर खड़े थे। दोनों ही पेशेवर तरीके से बेहद खूबसूरत थे। लड़का सांवला और सुंदर था, जिसके कंधे चौड़े थे और चेहरा अविश्वसनीय रूप से मर्दाना था। लड़की पतली और सुस्त थी, जिसका पतला फिगर उससे भी ज्यादा कमजोर होने की सीमा पर था, जितना सनी अपने बाहरी इलाके आउटस्कर्ट्स के दिनों में हुआ करता था। उसका चेहरा गुड़िया जैसा था, जिसमें बड़ी चमकती आंखें और भरे हुए थोड़े खुले होंठ थे। वो एक बहुत ही अजीब और अव्यावहारिक कवच, एक शाही लबादा और एक बहुत ही महंगी चांदी की विग भी पहने हुए थी। ये क्या बकवास है? ब्रोशर के ऊपर शीर्षक में लिखा था, अ सॉन्ग ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, प्रकाश और अंधकार का एक गीत। और उसके ठीक नीचे छोटे अक्षरों में, सबसे अंधेरी रातों में रोशनी ज्यादा चमकती है, निराशा के ठंडे दिल में जुनून और भी ज्यादा खिलता है। सनी ने अपनी हथेली में रखे कागज के टुकड़े को फटी आंखों से घूरा। काई, मेरे दोस्त, तुमने मुझे अभी क्या दिया है? एफी हंसी, हो नहीं सकता, उन्होंने इसकी शूटिंग पूरी कर ली। काई खासा, वो हां, प्रीमियर वास्तव में 1 हफ्ते में है। मेरी एजेंसी ने मेरे शामिल होने और एक छोटा भाषण देने की व्यवस्था की है। तो क्या तुम दोनों आओगे प्लीज? सनी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, रुको, नहीं, वास्तव में ये चीज क्या है? एफी ने उसे दया भाव से देखा। क्या तुमने नहीं सुना? उन्होंने हमारे ऊपर एक फिल्म बनाई है। मेरा मतलब है फॉरगॉटन शोर पर जो हुआ उसके बारे में। एक तरह से, क्या तुमने कास्टिंग की कोई खबर नहीं सुनी? उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं। फिर सनी ने तेवर दिखाए। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं इसे देखने क्यों जाना चाहूंगा? मैं दूसरा मॉडर्न मिमिक खाना पसंद करूंगा। माफ करना काई, लेकिन मैं नहीं जा रहा। एफी ने उसे शरारत से देखा और मुस्कुराई। ओह, अरे सनी, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कहा था कि नाइटमेयर में तुम्हारे साथ शामिल होने के लिए मेरी केवल एक शर्त थी? खैर, उसे हटाओ। वास्तव में मेरी 2 शर्तें हैं। चैप्टर 465। थोड़ी देर बाद सनी और एफी उसके घर वापस लौटे, ठीक उसी समय जब रेफ्रिजरेटर की डिलीवरी होने वाली थी। दुकान के 2 लंबे और चौड़े कंधों वाले कर्मचारियों ने इसे अपनी डिलीवरी गाड़ी के कार्गो होल्ड से उतारा और थोड़े तनाव के साथ उस बड़े बक्से को नीचे रखा। उसके बाद उनमें से एक मुस्कुराया और पूछा, नमस्ते, इसे कहाँ रखना है? सनी ने हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद कर लूंगा। लोडर्स ने उसे संदेह से देखा, फिर बस कंधे उचकाए और उसके हस्ताक्षर लेने के बाद चले गए। गाड़ी के चले जाने के बाद सनी ने चारों ओर देखा, फिर आसानी से भारी बक्से को उठाया और बिना किसी मेहनत के घर के अंदर ले गया। जल्द ही रेफ्रिजरेटर उस जगह पर खड़ा था जहां उसका पुराना फ्रिज हुआ करता था। उसके दरवाजों को ढकने वाले सिंथवुड पैनल किचन के मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ घुल मिल गए थे। एफी और सनी ने थोड़ी देर तक उसे देखा, संतुष्ट होकर। फिर उसने कहा, मुझे ये पसंद है, बहुत ज्यादा। एफी मुस्कुराई। हां, ये वास्तव में पूरे कमरे की रौनक बढ़ा रहा है ना? खैर, जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे फिर से नहीं तोड़ोगे। उसके बाद उसने जम्हाई ली और थकी हुई आवाज में कहा, उफ, मैं थक गई हूं। अब ड्रीम रल में जाने का समय है। तुम्हारा क्या? सनी ने कुछ पल सोचा। अचानक उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। मुझे एक काम निपटाना है, लेकिन उसके बाद मैं भी आ रहा हूं। ओह, रुको, तुम कहां सोने वाली हो? एफी ने कंधे उचकाए। तुम्हारे गेस्ट रूम में, और कहा। वो पलके झपकाने लगा। क्या तुम्हें स्लीपिंग पॉड की जरूरत नहीं है? पूर्व हंट्रेस खिलखिलाकर हंसी। मेरे पास एक है, तुम्हारे गेस्ट रूम में। क्या?
तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मुझे हर दिन एकेडमी और तुम्हारे कोमा में पड़े शरीर के बीच चक्कर काटने चाहिए थे? सनी थोड़ा रुका, फिर आ भरी। बात तो सही है, मुझे लगता है कि मुझे शुरू में ही वहां एक रख देना चाहिए था। वैसे भी मेरे यहां साधारण इंसानों के मेहमान बनने की संभावना कितनी ही है। फिर उसने एफी को अलविदा कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा, जबकि उसने अपनी व्हील चेयर घुमाई और गेस्ट बेडरूम की ओर लुढ़क गई। वो जो करने जा रहा था उसे लेकर वो बहुत उत्साहित था। कुछ समय बाद सनी एक खूबसूरती से जगमगाते स्टोर में था। एक शॉपिंग कार्ट को आगे बढ़ा रहा था और धीरे धीरे उसे सभी प्रकार के भोजन, साथ ही कुछ अन्य चीजों से ऊपर तक भर रहा था। वो चुपचाप एक खुशमिजाज धुन सीटी में बजा रहा था, ये कल्पना करते हुए कि ये सारा सामान उसके नए फ्रिज में जाएगा। कार्ट की सामग्री की कीमत उतनी थी जितनी वो बाहरी इलाके, आउटस्कर्ट्स में रहते हुए कमाने का सपना भी नहीं देख सकता था। लेकिन अब वो न केवल इसे खरीद सकता था, बल्कि उसे अपने पैसे गिनने या कीमत के बारे में चिंतित होने की भी जरूरत नहीं थी। वो बस जितना चाहे, जिस भी क्वालिटी का चाहे, खरीद सकता था और उसे घर वापस ला सकता था, अपने खुद के घर। जीवन कितना बदल गया था। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसने काफी ले लिया है। अब जब उसके पास कोवेटस ऑफर था तो वो न केवल ड्रीम रल्म से सोल शार्ड्स बाहर ला सकता था, बल्कि असली दुनिया से सामान चेंड आइल्स भी ले जा सकता था। इसका मतलब बहुत कुछ था। मसालों की असीमित मात्रा, अन्वेषण के लंबे दिनों को कम भयानक बनाने के लिए सभी प्रकार के स्नैक्स, खुद को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए विभिन्न छोटी चीजें। अरे, अगर वो चाहता तो वो एक तंबू भी ला सकता था और उसमें एक राजा की तरह सो सकता था। अविश्वसनीय। ओह, ये बस अविश्वसनीय है। बेशक ये सभी चीजें किसी जनरल स्टोर में नहीं खरीदी जा सकती थी, लेकिन वो अन्य जगहों पर जा सकता था या नेटवर्क पर सामान ऑर्डर कर सकता था। जैसे ही वो बिलिंग काउंटर की ओर बढ़ रहा था, एक जानी पहचानी आवाज ने अचानक उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला। मां, क्या हम आइसक्रीम ले सकते हैं? सनी एक पल के लिए जम गया, फिर धीरे से अपना सिर घुमाया और अपनी बाईं ओर देखा, उस लंबी गलियारे के नीचे जहां से वो गुजर रहा था। वहां 14 साल की एक पीली लड़की अपने 40वें दशक में एक लंबी, सुंदर महिला के पास खड़ी थी। सुनहरे बालों वाला और उज्जवल मुस्कान वाला एक 8 साल का लड़का उसके हाथों में आइसक्रीम का एक डिब्बा थमा रहा था। सनी ने रेन और उसके परिवार को कुछ पलों के लिए देखा, फिर मुड़ गया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया, उन्हें पीछे छोड़ते हुए। उसके होठों से एक शांत आह निकली। कम से कम वो ठीक है। खैर, बेशक वो है। मैं केवल 1 महीने के लिए गया हूं, केवल इसलिए कि मैं यहां नहीं था। कुछ क्यों होगा? वो रजिस्टर तक पहुंचा, फिर थोड़ा हिचकिचाया और वापस मुड़ा। जब वो लौटा तो उसकी कार्ट में स्वादिष्ट आइसक्रीम के कई डिब्बे जुड़ चुके थे। जैसे ही भोर की रोशनी चेन्ड आइल्स पर पड़ी, सनी सैंक्चुरी ऑफ नोक्टिस के ऑल्टर आइलैंड पर प्रकट हुआ। उसने आसमान को घूरा, चांद की अनुपस्थिति पर मुंह बनाया और अपने कमरे की ओर बढ़ा। हालांकि कुछ समय बाद वो वहां से एक अजीब लकड़ी के बक्से के साथ निकला, जो 8 छोटे लोहे के पैरों की मदद से उसका पीछा कर रहा था। कोवेटस ऑफर को साथ लिए सनी बगीचे में गया, एक जानी पहचानी चट्टान ढूंढी, दांतेदार बक्से को उठाया और सावधानी से इसे अपने पास रख दिया। फिर उसने एक सोल शार्ड निकाला और उसे ऐसी जगह रख दिया जहां हर कोई देख सके। जल्द ही अवेकन में से एक ने उसे देखा और पास आया। आह सनी, तुम वापस आ गए? फिर से कुछ शार्ड्स बेचने की सोच रहे हो? सनी मुस्कुराया। ओह हां, जरूर, लेकिन अरे, बस इतना ही नहीं है। ब्रिलियंट एम्पोरियम के पास कुछ नया माल है। अवेकन ने उसे संदेह से देखा, फिर पूछा, सच में? जैसे क्या? सनी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। कितनी किस्मत की बात है कि तुमने पूछ लिया। चलो देखते हैं। उसने अपना हाथ संदूक के अंदर डाला, जो फिर किसी तरह उस तुलनात्मक रूप से छोटे बक्से में कंधे तक गायब हो गया। फिर सनी ने अलग अलग सामान निकालना शुरू किया और साथ साथ बोलता गया, मेरे पास क्या है? खुद ही देख लो। टूथपेस्ट, मुलायम साफ अंडरवियर, नमक, काली मिर्च और सभी प्रकार के मसाले, पर्सनल हाइजीन उत्पाद। क्या तुम एक महिला हो?
नहीं, तो क्या कोई महिला मित्र है? क्या सच में? खैर, मेरे पास जो सामान है उससे ये ठीक हो सकता है। ओह, ये क्या है? जरा इसे देखो। जैसे जैसे और लोग इकट्ठा हुए और उन बिल्कुल साधारण लेकिन कीमती वस्तुओं को घूरने लगे जो ड्रीम रल में उनमें से किसी के पास भी नहीं थी। उनकी आंखों में लालच जैसी कोई चीज थी, जबकि सनी की अपनी आंखें लालच से चमक उठीं। वैसे ब्रिलियंट एम्पोरियम एक डिलीवरी सेवा शुरू करने की भी गर्व से घोषणा करता है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे समर्पित कर्मचारी असली दुनिया से कुछ खास लाएं? कोई बात नहीं। क्या आप इसके बजाय असली दुनिया में कुछ भेजना चाहते हैं? वो भी कोई समस्या नहीं है, बस एक छोटे से कमीशन के लिए। मैं अमीर बनने वाला हूं, बहुत बहुत अमीर। हां, सोल शार्ड्स असली दुनिया में एक दुर्लभ वस्तु थे, लेकिन ड्रीम रल में अंडरपैंट्स की एक अच्छी जोड़ी शायद और भी अधिक कीमती थी। चैप्टर 466। सनी ने एक बहुत ही सुखद सुबह बिताई, उन सभी चीजों को अवेकन की भीड़ को बेचते हुए जो वो असली दुनिया से ड्रीम रल में लाया था। उनमें से हर कोई उन छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए भूखा था जो असली दुनिया प्रदान कर सकती थी। बहुत कम लोगों का किसी मास्टर या सेंट के साथ इतना करीबी रिश्ता था कि वे चैंड आइल्स जैसी दूर दराज की जगह पर ये चीजें प्राप्त कर सकें। बेस्टियन या रेवेनहार्ट जैसे बड़े सिटाडेल में चीजें थोड़ी अलग थी, लेकिन सीमा पर ज्यादातर लोगों को बस काम चलाओ विकल्पों के साथ गुजारा करने के तरीके खोजने पड़ते थे। फिर भी असली चीज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। कुल मिलाकर ब्रिलियंट एम्पोरियम शानदार प्रदर्शन कर रहा था। बेशक सनी ने जो छोटी मोटी जरूरत की चीजें बेची उनके लिए बहुत ज्यादा कीमत नहीं वसूली, लेकिन ये सब जुड़कर काफी हो गया। वो टूथपेस्ट की एक ट्यूब के लिए पूरा सोल शार्ड नहीं मांगता, भले ही वो डोमेंट क्रिएचर से मिला हो। लेकिन कुछ ट्यूब, साथ में एक टूथब्रश, थोड़ा साबुन और चाय की पत्तियों का एक डिब्बा, और अगली बार अपने साथ थोड़ी चीनी लाने का वादा, ये काम कर सकता था। पहले के विपरीत उसे मेमोरीज के बजाय सोल शार्ड्स चाहिए थे। वो इन शार्ड्स को जागृत दुनिया, वेकिंग वर्ल्ड में ले जाने वाला था, जहां उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वहां बाहर सोल शार्ड्स केवल 2 स्रोतों से आते थे। कुछ को असेंडेड और ट्रांसेंडेंट अपनी ड्रीम रल्म की यात्राओं से वापस लाते थे, और कुछ उन नाइटमेयर क्रिएचर्स की लाशों से निकाले जाते थे जिन्होंने गेट के माध्यम से वास्तविकता पर आक्रमण किया था। वे हमेशा कम आपूर्ति में होते थे, क्योंकि जिसके पास भी शार होता था वो उसे क्रेडिट के लिए बेचने के बजाय खुद इस्तेमाल करना पसंद करता था। अपने सोल कोर को संतृप्त, सैचुरेट करना एक अवेकन के लिए सांसारिक मुद्रा से कहीं अधिक मायने रखता था। आखिरकार मरे हुए लोग अपनी दौलत खर्च नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर मांग बहुत अधिक थी, न केवल इसलिए कि सभी अवेकन मजबूत बनने का प्रयास करते थे, बल्कि इसलिए भी कि युवा स्लीपर्स विशेष रूप से इन शार्ड्स का उपयोग ड्रीम रल में अपने पहले उद्यम से जीवित लौटने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कर सकते थे। यही कारण था कि कैस्टर ने भी, जो एक प्रतिष्ठित लिगेसी कबीले का वारिस था, फॉरगॉटन शोर में पूरी तरह से संतृप्त कोर के साथ प्रवेश नहीं किया था। और यही कारण था कि सनी अपनी नई पसंदीदा मेमोरी, शानदार कोवेटस ऑफर के पास होने से बहुत लाभ कमाने वाला था। आखिरकार उसके पास अच्छे या बुरे के लिए सोल शार्ड्स का कोई उपयोग नहीं था। वो उनका उपभोग नहीं कर सकता था, इसलिए खुद को मजबूत बनाने या दूसरों से क्रेडिट कमाने के बीच कोई विकल्प नहीं चुनना था। वो शार्ड्स बेचने वाला था, मेमोरीज खरीदने वाला था और उन्हें सेंट को खिलाने वाला था। यह सरल प्रणाली सनी के लिए लगभग अनुचित रूप से आकर्षक थी, क्योंकि मेमोरीज का शार्ड्स के विपरीत असली दुनिया में कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं था। हर स्लीपर और हर अवेकंड ड्रीम रल्म से मेमोरीज वापस ला सकता था और वहां उनका स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान कर सकता था, जिसका मतलब यह नहीं था कि मेमोरीज सस्ती थी। वास्तव में वे बहुत महंगी थी, लेकिन जितने सोल शार्ड्स उसे बेचने पड़ते और जितनी मेमोरीज वो खरीद पाता, उनके बीच का संबंध उसके पक्ष में बहुत अधिक था। और निश्चित रूप से सनी को अच्छी मेमोरीज की जरूरत भी नहीं थी। जितनी खराब उतना बेहतर। मेमोरी की उपयोगिता उसकी कीमत तय करती थी, लेकिन ये इस बात को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती थी कि सेंट को उनका उपभोग करने से कितने शैडो फ्रैगमेंट मिलते हैं।
उसकी मुस्कान चौड़ी और चौड़ी होती जा रही थी। 2 महीने, 3, ज्यादा से ज्यादा। मुझे सेंट को 200/200 तक पहुंचाने में इतना ही समय लगेगा। और फिर क्या होगा? ओ माय, मैं ये जानने के लिए मुश्किल से इंतजार कर पा रहा हूं। हालांकि उसके सुखद विचार अंततः उस पर पड़ने वाली एक परछाई से बाधित हुए। एक और ग्राहक। सनी ने ऊपर देखा और थोड़ा तनाव में आ गया, अपने सामने खड़े व्यक्ति को पहचानते हुए। ये एक साधारण सफेद परिधान पहने हुए एक युवती थी, वही जिसने शिपव्रेक आइलैंड की यात्रा से पहले मास्टर रोन से मिलने के लिए उसे एस्कॉर्ट किया था। व्हाइट फेदर कबीले की प्रतिनिधि। उसने एक भारी आह को दबाया। ओह, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? युवती ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर तटस्थ स्वर में कहा, सेंट टायरस आपको अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करती है। अवेकंड सनलेस। लानत है, मुझे इसी बात का डर था। सनी थोड़ा सिहर उठा। चेन्ड आइल्स की प्रभारी भयानक डेमिगॉड के साथ बातचीत के दौरान अपने सभी रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखने की उसकी संभावनाएं क्या थी? सेंस दूसरी नस्ल के जीव थे। यह कोई संयोग नहीं था कि पूरी मानवता में उनमें से केवल कुछ दर्जन ही थे। वे न केवल सबसे शक्तिशाली थे, बल्कि मानव जाति के सबसे कुशल, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, प्रतिभाशाली और कुटिलता से चालाक सदस्य भी थे। हर एक ऐसी ताकत थी जिससे निपटना आसान नहीं था। अगर कोई थर्ड नाइटमेयर के भयानक परीक्षण से बचना चाहता था, तो इससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होता। उसे ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बनाने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। सनी ने एक कमजोर मुस्कान जबरदस्ती दिखाई। ये मेरा सौभाग्य होगा। युवती ने सिर हिलाया, फिर मुड़ गई, जाहिर तौर पर उम्मीद कर रही थी कि वो पीछे आएगा। सनी ने आह भरी, फिर कोवेटस ऑफर को वापस भेज दिया और चट्टान से खड़ा हो गया। स्काई टाइड का फिर से सामना करने का समय आ गया था। सैंक्चुरी के ऊंचे मेनहिर्स के ऊपर स्थित सुंदर पत्थर का महल ठीक वैसा ही था जैसा सनी को याद था। प्राचीन मोनोलिथ के बिल्कुल किनारे पर बना खुला मंडप भी नहीं बदला था। यह धूप में नहाया हुआ था और हवाओं के संपर्क में था, जहां से चेन्ड आइल्स का एक लुभावने वाला नजारा दिखाई देता था। आइवरी टॉवर बहुत ऊपर तैर रहा था, सफेद बादलों में घिरा हुआ। इस बार मंडप के केंद्र में गोल मेज पर 3 लोगों के लिए साधारण भोजन परोसा गया था और मास्टर रोन और सेंट टायरस दोनों खाने की तैयारी कर रहे थे। युवती सनी को उनके पास ले गई, एक खाली कुर्सी की ओर इशारा किया और फिर चुपचाप स्काई टाइड के पास जाकर खड़ी हो गई। सनी थोड़ा रुका, फिर अजीब तरह से कहा, ओह, प्रणाम लेडी टायरस, मास्टर रोन। रात के खाने के लिए आपके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाना सम्मान की बात है। ओह, दोपहर का खाना? हां, दोपहर के खाने के लिए आपके साथ शामिल होना। सेंट टायरस ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन मास्टर रोन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने मेज पर रखे भोजन की ओर इशारा किया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सनलेस, शुरू हो जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। सनी एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर मुस्कुराया। अगर कोई एक नियम था जिसका उसने अपने जीवन में ईमानदारी से पालन करने की कोशिश की थी, तो वो ये था कि मुफ्त भोजन को कभी मना न करें। मास्टर रोन को उससे 2 बार पूछना नहीं पड़ा। चैप्टर 467। ऐसा लग रहा था कि बातचीत भोजन के बाद ही होगी, जो सनी के लिए ठीक था। न केवल उसे व्हाइट फेदर कबीले द्वारा प्रदान किए गए सरल लेकिन स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने को मिला, बल्कि उसे यह सोचने के लिए भी थोड़ा और समय मिल गया कि वो क्या कहने जा रहा है और कैसे। सनी ने अपना ध्यान अपने सामने वाली प्लेट पर केंद्रित किया और कुछ पलों के बाद उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। ये सचमुच अच्छा है। इसे देखते हुए मास्टर रोन हंसे। तुम्हें यह पसंद आया? खैर, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने इसे खुद पकाया है, क्योंकि ये झूठ होगा, लेकिन मैंने अपने दोनों हाथों से जानवर का शिकार किया है। मैंने तब भी देखा और बहुत ही बुद्धिमानी भरी सलाह दी जब टायरस सब्जियां लगा रही थी। सनी का दम घुटने लगा। टायरस ने लगाया? क्या स्काई टाइड ने ये सब्जियां खुद उगाई? कठोर सेंट की बागवानी करने की छवि उसके दिमाग में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही थी। उसने उस अप्राकृतिक रूप से सुंदर महिला पर एक गुप्त नजर डाली और थूक निकला, हाँ,
कल्पना नहीं कर सकता। सेंट टायरिस शांति से खा रही थी। उनके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। अपने नाम का जिक्र होने पर उन्होंने 1 सेकंड के लिए अपने पति की ओर देखा और फिर बिना किसी तरह की प्रतिक्रिया दिए अपने भोजन पर लौट आई। सनी को नहीं पता था कि वो अजनबियों के आसपास बस ऐसी ही थी या हमेशा अलग थलग रहती थी। किसी भी मामले में स्काई टाइड को बागवानी जैसी साधारण चीजें करते हुए चित्रित करना मुश्किल था। ये न जानते हुए कि इस बारे में क्या सोचना है, वो कुछ पलों के लिए रुका, फिर अजीब तरह से कहा, हाँ शुक्रिया, ये बहुत स्वादिष्ट है। वास्तव में ये बहुत अच्छा था। खाना उसकी प्लेट से चिंताजनक गति से गायब हो रहा था, जिसका मतलब था कि उसे अपने विचारों को तेजी से सुलझाना था। मूल रूप से उसके हालिया साहसिक कार्य के बारे में 3 चीजें थी जिन्हें गुप्त रखना ही बेहतर था। पहली थी चमत्कारी सिक्के और सैंक्चुअरी ऑफ नोक्टिस से उनका संबंध। दूसरी थी मॉडरेट। इस तथ्य के बावजूद कि एफी और काई ने उस पर आसानी से विश्वास कर लिया था, पूरी तरह से अजनबियों को यह बताना कि उसके सिर में आवाजें आती थीं, सबसे अच्छा निर्णय नहीं था। इसके अलावा सनी को यह एहसास हुआ कि खोया हुआ राजकुमार शायद चैंड आइल्स पर रहने वाले कबीले वैलर के दूतों के साथ इतने दोस्ताना रिश्ते में नहीं था। स्काई टाइड सीधे वैलर की सेवा नहीं करती थी, लेकिन उसका कबीला अभी भी बेस्टियन के शासकों से जुड़ा हुआ था, इस हद तक कि कोई उन्हें जागीरदार कबीला, वैसल क्लैन भी कह सकता था। और अंत में एबोनी और आइवरी टावर्स के बारे में पूरी बात थी, उनके बीच का संबंध और सीड ऑफ नाइटमेयर। अगर इससे किसी भी क्षण गेट बनने का खतरा होता तो वो व्हाइट फेदर कबीले को सूचित करने के लिए बाध्य महसूस करता, ताकि ऐसा होने से पहले कोई और इसे नष्ट कर सके। लेकिन चूंकि सीड के खिलने में अभी बहुत समय था, वो इसे पूरी तरह से अपने लिए चाहता था। हालांकि सनी को संदेह था कि बाकियों को सुरक्षित रखने के लिए उसे इनमें से एक रहस्य का बलिदान करना होगा। सवाल था, कौन सा? आखिरकार उनकी प्लेटों से खाना खत्म हो गया और सफेद कपड़ों वाली युवती ने उनके कप में सुंदर एम्बर चाय डाली। सनी ने अपनी चाय पर फूंक मारी और मास्टर रोन की ओर देखा। तो ओह, असभ्य नहीं दिखना चाहता सर, लेकिन मुझे यह सौभाग्य कैसे मिला? ये लो। वो हिचकिचाया, फिर जोड़ा, क्या ये मेरे दोस्तों द्वारा असामान्य रूप से लंबे अभियान पर जाने के बाद हंगामा करने के बारे में है? मुझे खोजने के लिए आपको बहुत असुविधा नहीं हुई, है ना? वो पुष्टि की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसके बजाय मजबूत मास्टर के चेहरे पर एक हैरान अभिव्यक्ति दिखाई दी। तुम्हें खोजे? ओह, हम तुम्हें क्यों खोजेंगे? ये देखते हुए कि सनी भ्रमित था, वो एक पल के लिए चुप रहे और फिर मुस्कुराए। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नाइटिंगेल और रेस बाय वॉल्वस ने वास्तव में हमारे कबीले के ध्यान में तुम्हारे गायब होने की बात लाई थी। मैं जांच करने के लिए उन जगहों का पता लगाने जा रहा था जहां तुम्हें आखिरी बार देखा गया था, लेकिन किस्मत से लेडी कैसिया ठीक समय पर सैंक्चुअरी पहुंची। उन्होंने हमें बताया कि तुम कुछ हफ्तों में वापस आ जाओगे, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। सनी के चेहरे पर एक तनावपूर्ण मुस्कान जम गई। उन्होंने ऐसा किया? खैर, मुझे खुशी है कि आपका समय बर्बाद नहीं हुआ। लानत है कैसी और उसके लानत भरे विजन्स पर। वो कितना जानती है? उसने 1 सेकंड के लिए कप के पीछे अपनी अभिव्यक्ति छिपाने के लिए चाय का एक घूंट लिया। उसने चीजें बदल दी, जानबूझकर या नहीं। कैसी ने उसे व्हाइट फेदर कबीले को अपनी अनुपस्थिति की व्याख्या करने की छानबीन से बचने में मदद की थी। हालांकि इसने एक और समस्या खड़ी कर दी, और वो समस्या थी खुद सॉन्ग ऑफ द फॉलेन। सैंक्चुअरी ऑफ नोक्टिस में उसकी यात्रा का समय और उसकी ये अजीब हरकत शायद कोई संयोग नहीं थी। वो क्या खेल खेल रही थी? या क्या वो बहुत अधिक पागल हो रहा था? जहां कोई मतलब नहीं था वहां अर्थ खोज रहा था। कैसी कोई मैकियावेलियन मास्टरमाइंड नहीं थी। आखिरकार सनी और नेफिस दोनों के विपरीत, कम से कम वो ऐसी नहीं हुआ करती थी। कप नीचे रखते हुए सनी ने अपना गला साफ किया। लेकिन फिर आपने मुझे क्यों आमंत्रित किया? मास्टर रोन मुस्कुराए और अपनी जेब से कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला। ओह, ये बस तुम्हें ये देने के लिए था। लेडी कैसिया ने अपने कोहॉर्ट के साथ एक अभियान पर जाने से पहले तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा था। सनी ने शांत
और बेपरवाह दिखने की कोशिश की जब उसने कागज का टुकड़ा लिया और उसे खोला। अंदर अजीब लिखावट में 2 शब्द लिखे थे, डेसेक्रेटेड ग्रोव। वे बिना किसी संदेह के कैसी द्वारा छोड़े गए थे। अंधे होने के बाद उसके लिए लिखना कठिन था, इसलिए लिखावट इतनी भद्दी लग रही थी। इसका क्या मतलब होना चाहिए? डेसेक्रेटेड ग्रोव। सनी ने उस जगह के बारे में सुना था। यह सैंक्चुरी के पश्चिम में स्थित था, जो लंबी जंजीरों के एक हिस्से से उससे अलग था। ग्रोव खुद सबसे घातक क्षेत्रों में से नहीं था, लेकिन इसके नजदीकी द्वीपों पर कई करप्टेड जीव रहते थे। क्या कैसी को पता था कि वह उससे बात करना चाहेगा और उसे खोजने के लिए एक दिशा छोड़ दी थी? वो अपने कोहॉर्ट को उस दूर दराज की जगह पर क्यों ले जाएगी, जो चेन्ड आइल्स पर हॉलो माउंटेन से उतनी ही दूर स्थित था जितना कोई जा सकता था? अजीब। सनी ने नोट को मोड़ा, उसे पपेटियस श्राउड के वैम्ब्रेस के नीचे रखा और मुस्कुराया। शुक्रिया, ऐसी चीजें बहुत अजीब नहीं थी। चूंकि वो एक लंबे अभियान पर गया था और कैसी से नहीं मिल पाया था, जो खुद कुछ समय के लिए ड्रीम रल में रहने की योजना बना रही थी, इसलिए संदेशों के माध्यम से संवाद करना तार्किक था। वो बस उसके कम्युनिकेटर पर एक भेज सकती थी। हालांकि अगर वो खुद से ईमानदार होता तो इस बात की बहुत संभावना थी कि अगर उसने ऐसा किया होता तो वो संदेश को अनदेखा कर देता। सनी ने अपनी चाय खत्म की और फिर सावधानी से पूछा, तो मैं जा सकता हूं? मास्टर रोन ने कंधे उचकाए। जरूर, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, सनलेस। मैंने सुना है कि तुम्हारा एम्पोरियम अच्छा कर रहा है। सनी अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकता था। अपना आभार व्यक्त करते हुए वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, हालांकि सेंट टायरस पहली बार बोली। उसे एक भेदक नजर से देखते हुए उन्होंने समान रूप से कहा, क्या तुम रेकनिंग आइलैंड गए हो? वो जम गया। स्काई टाइड की घूरती नजरों के नीचे सच को तोड़ना मरोड़ना अब उतना समझदारी भरा नहीं लग रहा था। सनी हिचकिचाया, फिर बस इतना कहा, हां। सेंट टायरस ने कुछ पलों के लिए उसकी ओर देखा, फिर दूसरी ओर मुड़ गई। अगली बार जब कोई पूछे तो ना कहना। हक्का बक्का होकर सनी ने उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला को थोड़ी देर तक घूरा, अपनी हिम्मत जुटाई और फिर चुपचाप पूछा, क्या मैं जान सकता हूं? क्यों? स्काई टाइड ने अपनी नजर उनके नीचे चेन्ड आइल्स के लुभावने दृश्य पर बनाए रखी। फिर शांत आवाज में उन्होंने उत्तर दिया, तुम नहीं जान सकते। चैप्टर 468। सनी व्हाइट फेदर की एरी से एक जटिल मूड में नीचे उतरा। अगर उसे कभी संदेह था कि खोया हुआ राजकुमार भयानक रहस्य छिपा रहा है, तो अब कोई संदेह नहीं था। और क्यों सेंट टायरस उसे मिरर बीस्ट के बारे में न बोलने के लिए सचेत करेंगी, जो मॉडरेट के अस्तित्व का एकमात्र निशान बचा था? मॉडरेट ने फर्स्ट नाइटमेयर को तब जीता था जब वो केवल 12 वर्ष का था। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से असली दुनिया में नेफिस्ट जितना ही प्रसिद्ध रहा होगा। और फिर भी सनी ने उसके बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था जिसने ऐसा ही कारनामा किया हो। यह लगभग ऐसा था जैसे किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ने जानबूझकर इतिहास से रहस्यमय राजकुमार के किसी भी उल्लेख को मिटा दिया हो। शुरुआत में उसने अपना भौतिक शरीर कैसे खोया और ड्रीम रल में उसका स्पिरिट बॉडी कहा था? क्या उसके पास वो था भी? उसके पास ये एक बार तो होना ही चाहिए था, कम से कम। रेकनिंग पर सनी को जो पैक मिला था उसमें चेन्ड आइल्स का एक विस्तृत नक्शा था, जिस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह के बगल में होप, आशा शब्द लिखा था। तब उसने सोचा था कि पैक का मालिक मिरर बीस्ट द्वारा मारा गया था। अब हालांकि उसे संदेह था कि यह खुद मॉडरेट का था, तो खोया हुआ राजकुमार गायब होने से पहले कम से कम चेन्ड आइल्स आया था। क्या महान कबीले वैलर का उसके गायब होने में हाथ था? सनी के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई वास्तविक कारण नहीं था, सिवाय इसके कि चेन्ड आइल्स उनके प्रभाव क्षेत्र में थे और सेंट टायरस ने मिरर बीस्ट की प्रकृति के बारे में अपने ज्ञान का संकेत दिया था। लेकिन उन्होंने इसे खुद क्यों नहीं मारा? जब मॉडरेट दिखाई देगा तो मुझे उससे बहुत सारे सवाल पूछने होंगे, जो कि दुख की बात है कई दिनों तक नहीं होने वाला था। तब तक सनी को अन्य मामलों पर ध्यान देना था। उसने सूरज की ओर देखा
और अनुमान लगाया कि ये मुश्किल से अपने चरम पर पहुंचा था। चांद थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं देने वाला था, इसलिए भले ही अपने कीमती सिक्कों को वेदी पर रखने की इच्छा उसे खाए जा रही थी, उसने सबसे पहले सबसे जरूरी समस्या का समाधान करने का फैसला किया। कैसी? सनी अपने पूर्व दोस्त का सामना करने के लिए चाहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसे उससे बात करनी ही थी। वो भविष्य के लिए योजनाएं नहीं बना सकता था बिना ये जाने कि जब वो सेकंड नाइटमेयर को चुनौती देगा तो उसके साथ कौन होगा, और उसे इसे चुनौती देने की पूरी जरूरत थी। एसेंस इकट्ठा करना ठीक था, लेकिन मास्टर बनने से उसके और नेफिस के बीच शक्ति की गतिशीलता बहुत अधिक बदल जाएगी, और भले ही उच्च रैंक हासिल करने के बाद भविष्य के कोर बनाना कठिन होगा। एक असेंडेड होने का मतलब यह भी था कि वहां बहुत कम चीजें होंगी जो उसे एक कीड़े की तरह कुचल सकती है, न केवल नाइटमेयर क्रिएचर्स के बीच बल्कि इंसानों के बीच भी। सॉवरेन्स के बारे में जानकारी के जितने अधिक टुकड़े सनी ने सीखे, वो उतना ही अधिक परेशान हो गया। वो स्वभाव से अविश्वासी था, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि ये छिपे हुए अधिपति उस पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करेंगे या एक दिन उसे नष्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस ऐसा करने में सक्षम होने के कारण। और इस खतरे के बिना भी दुनिया में सैकड़ों मास्टर थे, जिसका मतलब था कि सैकड़ों लोग थे जो बिना पसीना बहाए उसे मार सकते थे। लेकिन अगर वो खुद एक मास्टर बन जाता, खैर तब केवल कुछ दर्जन व्यक्ति ही होंगे जिनसे उसे वास्तव में सावधान रहना होगा, जैसे सेंट टायरस। ये उल्लेख नहीं करने के लिए कि एक असेंडेड के रूप में वो अपनी इच्छानुसार ड्रीम रल्म से आने और जाने के लिए स्वतंत्र होगा। वो इसे हमेशा के लिए छोड़ने में भी सक्षम होगा और कभी वापस नहीं आएगा। क्या ये एक अच्छा विकल्प नहीं होगा? तो डेसेक्रेटेड ग्रोव ही सही। सनी ने तेवर दिखाए, फिर अपने कमरे में लौटा, कोवेटस ऑफर से अपना नक्शा निकाला और मॉडरेट के नक्शे से याद किए गए सभी विवरणों को उस पर जोड़ने में कुछ समय बिताया। जल्द ही उसके पास चेन्ड आइल्स के अधिकांश हिस्सों का एक जटिल रूप से विस्तृत चित्रण था, जिसमें यह विवरण भी शामिल था कि उसे किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है, और कहा इसकी मदद से अपने गंतव्यों की यात्रा करना बहुत अधिक सुरक्षित होने वाला था। सनी ने डेसेक्रेटेड ग्रोव के मार्ग का अध्ययन किया और आह भरी, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं शायद सुबह तक वहां पहुंच सकता हूं और अगले दिन रात में सैंक्चुरी वापस आ सकता हूं, जब चांद आसमान में ऊंचा होगा, और अंत में उन सिक्कों का उपयोग कर पाएगा जिन्हें कमाने के लिए उसने इतना खून बहाया था। उसने कोवेटस ऑफर को वापस भेज दिया, अपने अंगों को फैलाया और सैंक्चुरी से बाहर निकलने की ओर बढ़ा। उस दूर दराज के द्वीप की यात्रा, जिसका नाम कैसी ने अपने नोट में दिया था, वास्तव में बिना किसी घटना के हुई। सनी ने परछाई के रूप में स्वर्गीय जंजीरों की सवारी की और पैदल द्वीपों को पार किया। जो भी नाइटमेयर क्रिएचर उसके रास्ते में आया, उससे बचते हुए। चेन्ड आइल्स का दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत सुरक्षित था, या कम से कम उत्तरी भाग की तुलना में अधिक सुरक्षित था। खैर, कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये ड्रीम रल्म के उन क्षेत्रों की सीमा पर था जिन्हें एक दशक से भी पहले मनुष्यों द्वारा पालतू बनाया गया था, जबकि उत्तर में भयानक हॉलो माउंटेन्स के अलावा कुछ भी नहीं था। डेसेक्रेटेड ग्रोव खुद ग्रेट चेन्स में से एक के मुख्य मार्ग के पास था, जो सभी चेन्ड आइल्स को ड्रीम रल्म के बाकी हिस्सों से जोड़ता था, सैंक्चुरी ऑफ नोक्टिस तक। जो लोग या तो इस क्षेत्र में आ रहे थे या छोड़ रहे थे, वे ग्रेट चेन और सिटाडेल के बीच यात्रा करने के लिए उस मार्ग का उपयोग करते थे। इसलिए अक्सर व्हाइट फेदर बलों द्वारा वहां गश्त की जाती थी। सनी स्थापित मार्ग के साथ चला, फिर उड़ने वाले द्वीपों के खतरनाक जंगल में गहराई तक जाने के लिए इसे छोड़ दिया। उसने उन सभी जगहों से सावधानी से परहेज किया जहां करप्टेड नाइटमेयर क्रिएचर्स के रहने के लिए जाना जाता था, और खतरे के किसी भी संकेत के लिए अपनी आंखें खुली रखी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे टाला न जा सके। जिन द्वीपों को सनी पार करना चाहता था, उनमें से कोई भी ऊपर नहीं उठ रहा था, इसलिए वो क्रशिंग को सहने से भी बचने में कामयाब रहा। सूरज क्षितिज के नीचे लुढ़क गया और गायब हो गया, और चांद ने उसका अनुसरण किया। जैसे ही पूर्व में भोर की पहली रोशनी जगी, सनी परछाइयों के माध्यम से उड़ा और फिर हवा में ऊंचा उड़ गया, एक बड़े द्वीप के किनारे को पार करते हुए, और धीरे से उसकी मिट्टी पर उतर गया।
डेसेक्रेटेड ग्रोव, वो आ गया था। सनी ने एक भारी आह भरी। उसने लगभग उम्मीद की थी कि रास्ते में कोई भयानक राक्षसी उस पर हमला कर देगी, जिससे उसे कैसी से नहीं मिलना पड़ेगा। कैसी के प्रति उसके मन में जो भावनाओं का ज्वलंत तूफान था, वो किसी भी नाइटमेयर क्रिएचर से कहीं अधिक डरावना था। दिन के अंत में राक्षसों की तुलना में इंसानों से निपटना बहुत कठिन था। चैप्टर 469, डेसेक्रेटेड ग्रोव। डेसेक्रेटेड ग्रोव एक बड़ा द्वीप था, जिसकी सतह पूरी तरह से मुड़े हुए, जले हुए और मृत पेड़ों के जंगल से ढकी हुई थी। जमीन राख की एक मोटी परत से अटी पड़ी थी, जो तेज हवाओं के कारण अक्सर हवा में उड़ती रहती थी। आसमान से भी ग्रे रंग के गुच्छे नीचे बरस रहे थे। उस अंधेरे जंगल में कई नाइटमेयर क्रिएचर्स अपना घोंसला बनाए हुए थे, और हालांकि उनमें से ज्यादातर अवेकन रैंक के ही थे, फिर भी किसी को भी सावधान रहना पड़ता था कि कहीं वे घात लगाकर हमला न कर दें, घेर न लें, या किसी विशेष रूप से भयानक राक्षस से सामना न हो जाए। सनी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि कैसी ने अपना कैंप लगाने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी होगी। हालांकि वो पहले से ही इंसानों की मौजूदगी के निशान देख सकता था। डेसेक्रेटेड ग्रोव को अन्य द्वीपों से जोड़ने वाली 4 जंजीरें थी, लेकिन जिस एक का उपयोग उसने खुद किया था, वो सबसे सुविधाजनक थी। कोई भी समझदार लीडर उसी रास्ते को चुनता, और भले ही क्रशिंग किसी के भी रास्ते को अप्रत्याशित बनाने में सक्षम थी, बाकी 3 रास्ते बहुत अधिक जोखिम भरे थे। यही कारण था कि सनी को काले पड़े मृत पेड़ों की खतरनाक दीवार की ओर जाने वाले इंसानों के पैरों के निशान देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जो पहले से ही राख की एक नई परत से काफी हद तक ढक चुके थे। वहां लड़ाई के भी निशान थे। जमीन पर कई बदशक्ल लाशें पड़ी थी, और साफ दिख रहा था कि उनके सोल शार्ड्स निकाल लिए गए थे। इस बात से अंदाजा लगाते हुए कि वे मरे हुए जीव केवल आंशिक रूप से ही अन्य राक्षसों द्वारा खाए गए थे, कैसी का कोहॉर्ट 1 हफ्ते से ज्यादा पहले वहां से नहीं गुजरा होगा। आह भरते हुए सनी ने अपने मुंह और नाक के चारों ओर कपड़े का एक टुकड़ा बांधा, अपनी आंखें सिकोड़ी और जंगल में प्रवेश किया। वो बहुत दूर नहीं गया था कि उसे पेड़ों के बीच छिपे हुए संतरी दिखाई दिए। कौन है वहां? अपना नाम बताओ। सनी रुका और अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई। मैं हूं, और तुम मुझ पर वो चीज तानना बंद करो, नहीं तो मैं उसे आपसे छीन लूंगा और उससे तुम्हारी पिटाई करूंगा। संतरी 1 सेकंड के लिए जम गया और फिर चिल्लाया, सनी, क्या ये वास्तव में तुम हो? जल्द ही वो एक बड़े कैंप में ले जाया गया, जो जंगल की गहराई में एक खाली जगह में स्थापित किया गया था। वहां लगभग 100 युवा पुरुष और महिलाएं थे, जो फॉरगॉटन शोर के बचे हुए लोग थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, एक हंगामा मच गया। उनमें से कई लोग सनी को बधाई देने के लिए दौड़ पड़े, हालांकि वे थके हुए, मैले और थोड़े उदास लग रहे थे, बिना किसी संदेह के उन कठिनाइयों के कारण जो उन्होंने हाल के महीनों में और ब्राइट कैसल के युद्ध के दौरान झेली थी। वे अभी भी सनी को देखकर स्पष्ट रूप से खुश थे। जल्द ही उसका कंधा उन सभी दोस्ताना थपकियों से थोड़ा दुखने लगा जो उसे मिल रही थी। जरा देखो तो, इन शापित द्वीपों पर 4 महीने हो गए, और ये पहली बार है जब हम वास्तव में मिल रहे हैं। तुम कैसे हो, सनी? ओह, मुझे बहुत दुख था कि हम तुमसे सैंक्चुअरी में नहीं मिल पाए। खुशी है कि तुमने आने का फैसला किया। सनी ने कमजोर मुस्कान के साथ उनके अभिवादन का जवाब दिया। अंदर से अजीब सी गर्मी और साथ ही इतने सारे ध्यान से बेहद असहज महसूस कर रहा था। सच कहा जाए तो वो भी उनसे मिलकर खुश था। उसे अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी फॉरगॉटन शोर से बच निकला था। अकेले 100 युवा पुरुषों और महिलाओं की तो बात ही छोड़िए, जिनमें से कुछ अभी उसके सामने थे। अभिवादन पूरा होने के बाद उसने चारों ओर देखा और एक भौं उठाई। ओह, ठीक है दोस्तों, मुझे भी खुशी हुई, लेकिन कैसी कहाँ है? फायर कीपर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनमें से एक मुस्कुराया। ओह, सही बात है, तुम उसे देखने के लिए बेताब होगे। बिल्कुल वैसा तो नहीं। जिस लड़की ने बात की थी, उसने अपना सिर हिलाया और कैंप से दूर जाने वाले एक रास्ते की ओर मुड़ गई। चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूं। कैंप से बहुत दूर नहीं, मरे हुए पेड़ों में से एक की जड़ों के पास एक गहरा गड्ढा खोदा गया था। उसके बगल में उसकी ओर पीट करके
एक नाजुक लड़की खड़ी थी जिसके बाल हल्के सुनहरे थे और उसकी बेल्ट पर म्यान में एक सुंदर रेपियर, पतली तलवार लटकी हुई थी। उनके कदमों की आहट सुनकर कैसी पीछे मुड़ी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। सनी, तुम आ गए। चैप्टर 470। पिछली बार जब वे मिले थे तब से कैसी बदल गई थी। उसके बाल लंबे हो गए थे और उसकी आंखों को ढकने वाला एक अजीब सा चांदी का आधा नकाब, मास्क था जिसकी सतह पर बारीक नक्काशी की गई थी। यह उस कवच की पॉलिश की हुई स्टील से मेल खाता था जो उसने एक गहरे नीले रंग के कोट के ऊपर पहना था, जिसमें एक छोटा क्यूरास, छाती का कवच, वैम्ब्रेस, ग्रीव्स और एक खंडों वाला पॉल्ड्रन शामिल था। क्वाइट डांसर उसकी बेल्ट पर लटका हुआ था, लेकिन उसके विपरीत एक लंबा खंजर भी था जिसका गार्ड ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। हालांकि सबसे ज्यादा जो बदला था वो था उसका व्यवहार। वो अंधी लड़की लग रही थी, किसी तरह बहुत बड़ी, दृढ़, संतुलित, लेकिन साथ ही थकी हुई भी, जैसे कि उस पर वर्षों का बोझ पड़ा हो। क्या? कौन से वर्ष? वो मुझसे छोटी है। सनी ने थोड़ा संघर्ष किया, फिर युवा फायर कीपर के लिए मुस्कुराने का नाटक किया, जो निस्संदेह दो पुराने दोस्तों के गर्मजोशी से भरे मिलन की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि उनके बीच क्या हुआ था। हां, मुझे तुम्हारा नोट मिला, जितना रहस्यमय वह था, और मैं यहां हूं। साक्षात वो लड़की जो उसे कैसी के पास ले गई थी। उसने उन पर एक नजर डाली, फिर एक बहाना बनाया और वापस कैंप चली गई, ये सोचकर कि वो दो पुराने दोस्तों की भावनात्मक मुलाकात से खुद को दूर रखना ही बेहतर समझेगी। वास्तव में पूर्व दोस्त। सनी थोड़ा झिझका, फिर पूछा, तो तुम कैसी हो? कैसी ने आह भरी, फिर जले हुए पेड़ की खुदी हुई जड़ों की ओर वापस मुड़ गई। थोड़ी देर बाद वो बोली, सच कहूं तो इतना अच्छा नहीं। उसकी आवाज दूर की लग रही थी। हमने हॉलो माउंटेन्स में जाने की कोशिश की, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, लेकिन यह निराशाजनक था। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मुश्किल से कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए। कोहरा, ठंड और वो भयानक जीव जो उसमें रहते हैं, वे बस बहुत शक्तिशाली थे। हमें पीछे हटते रहना पड़ा। वो एक पल के लिए रुकी और फिर जोड़ा, हमने लोगों को खो दिया, सनी, अच्छे लोगों को। सनी ने उसके स्वर में दर्द को महसूस किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहे, इसलिए वो बस चुप रहा। थोड़ी देर बाद कैसी ने अपनी बात जारी रखी, इसलिए हम यहां वापस आ गए। ये जगह, ये उन राक्षसों की याद दिलाती है जिनका हमने सामना किया, जले हुए, मरे हुए और खाली। मुझे लगा कि ये उन लोगों के लिए एक उपयुक्त जगह होगी जिन्हें हमने खो दिया, ताकि उन्हें याद किया जा सके। मैं उनके लिए एक स्मारक बना रही हूं। सनी ने उस गहरे गड्ढे को देखा जिसे वो खोद रही थी, और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है। कैसी उसके शब्दों पर थोड़ी देर तक टिकी रही, फिर अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी है। मुझे उन्हें बेहतर तरीके से तैयार करना चाहिए था, मुझे और अधिक देखना चाहिए था। फिर वो उसकी ओर मुड़ी। उसका चांदी का मास्क ठंडी रोशनी में चमक रहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। मुझे पता था कि तुम होगे। सनी ने एक भौं उठाई। क्या तुमने मुझे अपने विजन में देखा था? वो मुस्कुराई। नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि तुम मरोगे नहीं, कम से कम अभी नहीं। उसने अपना सिर झुकाया। क्यों? क्योंकि बसंत का मौसम है। कैसी मुस्कुराई। हां, मुझे पता था कि तुम नहीं मरोगे, क्योंकि देखो। वो एक पल के लिए रुकी और फिर शांति से कहा, मैंने तुम्हें सर्दियों में मरते हुए पहले ही देख लिया है। हम दोनों को, वास्तव में। कैसी के उस बम को गिराने के बाद सनी बस पूरे 1 मिनट तक उसे घूरता रहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और शब्द उसके मुंह से बाहर निकलने से इनकार कर रहे थे। आखिरकार उसने अपने दांत पीसे और फुफकारा। ये क्या बकवास है? तुमने हमें मरते हुए देखा? कैसी ने आह भरी, फिर उसे एक साधारण सिर हिलाकर उत्तर दिया। हां, सनी गुर्राया। विस्तार से बताओ। अंधी लड़की थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर समान रूप से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जानना चाहते हो? तुमने देखा है कि पिछली बार क्या हुआ था
जब मैंने अपना विजन किसी के साथ साझा किया था और भाग्य को चुनौती देने की कोशिश की थी। सनी के चेहरे पर एक काला, नाराजगी भरा भाव आ गया। अपनी आवाज को गुस्से से भरते हुए वो थूका, किसे परवाह है? मुझे अभी बताओ कि तुमने क्या देखा। कैसी ने आह भरी और उसका सामना करने के लिए मुड़ी। ठीक है, लेकिन याद रखना कि पहले हम तीनों के साथ क्या हुआ था। कैसे हमने भाग्य को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय भाग्य ने हमारे साथ खेल खेला। वो एक पल के लिए चुप हो गई और फिर कहा, मैंने ये देखा, एक टूटता हुआ द्वीप नीचे आसमान, स्काई बिलो में गिर रहा था और हम दोनों खून से लथपथ, क्षतविक्षत और कमजोर इसके साथ नीचे गिर रहे थे। बर्फ गिर रही थी। हमारे ऊपर एक विशाल पक्षी उड़ रहा था जो तूफानी बादलों में घिरा हुआ था। वो एक भयानक काले वाइवर्न से लड़ रहा था। उनका खून बारिश की तरह नीचे गिर रहा था। फिर अंधेरे ने हमें निगल लिया और हम चले गए। कैसी ने नीचे देखा, फिर गंभीरता से जोड़ा, हम इस तरह मरे थे। चैप्टर 471। जब कैसी ने अपनी बात पूरी की तो सनी थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, और कुछ? कोई और जानकारी? अंधी लड़की ने अपना सिर हिलाया। बर्फीले तूफान की वजह से यह देखना मुश्किल था कि उस टूटते हुए द्वीप के चारों ओर क्या था, और वो पहले से ही इतना टूट चुका था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। तो नहीं, और कोई जानकारी नहीं है। ओह, तुमने शायद धातु का कवच पहना हुआ था। पपेटियस श्राउड नहीं। सनी ने अपने माथे को सहलाया। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। खैर, यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने उम्मीद की थी। कैसी ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। नहीं है। सनी के होठों पर एक काली मुस्कान आ गई। हम पहले से ही जानते हैं कि तुम्हारे विजन्स का गलत मतलब निकालना आसान है। तुमने वास्तव में हमें मरते हुए नहीं देखा, है ना? हमारी आंखों से रोशनी जाते हुए, हमारे शरीर के टुकड़े होते हुए, और ऐसा ही कुछ। तुमने बस हमें बुरी तरह घायल और अंधेरे में गिरते हुए देखा। तो क्या हुआ? मैं एक बार पहले भी स्काई बिलो में गिर चुका हूं, और देखो मैं यहां हूं, बिल्कुल सही सलामत। अंधी लड़की हिचकिचाई। तुम स्काई बिलो में गिर चुके हो? सनी ने लापरवाही से हाथ हिलाया। हां, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको, नहीं, वास्तव में फर्क पड़ता है। यही कारण है कि मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हारे इस प्यारे खुलासे की वजह से मैं लगभग भूल ही गया था। इसके बाद वो चुप हो गया, कैसी के उस विजन के बारे में सोचते हुए जिसमें उनकी मौत दिखाई गई थी। सनी के दिखावे के बावजूद अंदर से वो इस बारे में उतना बेपरवाह नहीं था जितना वह दिखना चाहता था। हां, अतीत में उसके विजन्स भ्रामक रहे थे, लेकिन सभी नहीं। कुछ बिल्कुल सीधे और सटीक थे। और हां, हालांकि वो एक बार चेन्ड आइल्स के नीचे मौजूद अनंत शून्य से गुजर चुका था, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो दूसरी बार भी बच पाएगा, जब तक कि उसने खुद ऐसा करने का विकल्प न चुना हो। क्रशिंग द्वारा ट्विस्टेड रॉक के नष्ट होने के बाद सनी 3 कारणों से बचने में सफल रहा था। एक मॉडरेट था, दूसरा यह कि वो पहले से ही टीयर के पास था, और तीसरा वो एन्चैंटमेंट था जो उसने हताशा के एक पल में इस्तेमाल किया था। उस एन्चैंटमेंट ने उसे लगभग मार ही डाला था, और वो केवल इसलिए बच पाया क्योंकि उसकी पहले से ही खत्म हो रही शैडो एसेंस ठीक सही समय पर खत्म हो गई थी। अगर उसका रिजर्व खाली नहीं हुआ होता और उसे कुछ सेकंड और फेट की उस अनंतता को घूरने के लिए मजबूर होना पड़ता, तो उसका दिमाग पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। अगर उसे एक बार फिर स्काई बिलो में फेंक दिया गया, टीयर से दूर, तो ईश्वरीय ज्वाला के उस महासागर में फिर से दरार खोजने की संभावना बहुत कम होगी, खासकर अगर वो उतना ही बुरी तरह घायल हुआ जैसा कि कैसी ने बताया था। और ऊपर आसमान में वाइवन से लड़ते हुए विशाल पक्षी भी थे। तो अब उसे क्या करना था? खैर, उसे आखिर करना क्या चाहिए था? विजन ने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जिस पर काम किया जा सके। सनी केवल एक ही चीज सोच सकता था कि सर्दियों से पहले अपने लिए उड़ान भरने में सक्षम कोई मेमोरी या एको पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करे, और शायद अपनी वसीयत भी बना ले। उसने आह भरी, तो हम दोनों को मरने से बचाने के लिए तुम क्या कर रही हो? ये जानते हुए भी कि क्या होने वाला है,
तुम इतनी शांति से कीचड़ में खुदाई कैसे कर सकती हो? कैसी एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई। वास्तव में मैं उसी कारण से कीचड़ में खुदाई कर रही हूं। सनी ने नाक सिकोड़ी। तुम्हें वहां क्या मिलने की उम्मीद है? पंखों की एक जोड़ी? उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं बस एक सुरक्षित जड़ मिलने की उम्मीद कर रही हूं। एक जड़? एक जड़ हमें मरने से बचाने के लिए क्या कर सकती है? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं तुमसे किसी बारे में बात करना चाहता था। कैसी ने जंगल की गहराइयों में देखा, फिर सिर हिलाया। किस बारे में? सनी ने अपने विचारों को इकट्ठा किया, फिर समझाया। मुझे एक नाइटमेयर सीड मिला है, एक बहुत ही खास सीड, जिसमें एक बहुत ही खास सेकंड नाइटमेयर है, और मैं विंटर सोल्स्टिस के बाद इसे चुनौती देना चाहता हूं। वास्तव में इसे छोड़ो, मैं पतझड़ के खत्म होने तक इसे चुनौती देना चाहता हूं। उसकी शुरुआती योजना खुद को और अपने साथियों को तैयारी के लिए 7 महीने देने की थी। लेकिन कैसी ने सर्दियों में जो कुछ भी होते देखा था, उसे देखते हुए इन योजनाओं को बदलना पड़ा। उसने जो भी भविष्यवाणी की थी, उसका सामना एक अवेकन के बजाय एक मास्टर के रूप में करना कहीं अधिक बेहतर होगा, जब तक कि उसका विजन नाइटमेयर के अंदर ही न हुआ हो। बिल्कुल, भले ही कुछ भी हो, अब उसने पतझड़ खत्म होने से पहले आइवरी टॉवर लौटने का फैसला कर लिया था। तैयारी के लिए 6 महीने का समय बहुत कम था, लेकिन अब यह उसकी शुरुआती योजना से बहुत अलग नहीं था। वो इसे सफल बना सकता था, बशर्ते कि जिन अन्य लोगों को वो अपने साथ ले जाना चाहता था, वे भी तैयार हों। वो सीड भी एक बहुत ही खास जगह पर स्थित है। वास्तव में यह हमारे सिर के ठीक ऊपर है, आइवरी टॉवर में। मैंने क्रशिंग द्वारा मारे बिना वहां पहुंचने का एक रास्ता खोज लिया है। हालांकि वो दूसरा रास्ता भी यकीनन उतना ही खतरनाक है। सनी ने नीचे इशारा किया। वो स्काई बिलो में है। एफी और काई मेरे साथ शामिल होने के लिए चेंड आइल्स आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि तुम भी हमारे साथ नाइटमेयर को चुनौती दोगी। ओह, और हमें नाइट टेम्पल में जाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। हमें वहां से एक आइटम वापस लाना है। कैसी ने उसकी ओर देखा और कुछ देर चुप रही। नकाब से उसकी आंखें छिपी होने और चेहरे के स्थिर होने के कारण यह बताना मुश्किल था कि वो क्या महसूस कर रही थी या क्या सोच रही थी। आखिरकार उसने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? मेरे तुम्हारे साथ ऐसा करने के बाद भी? उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन सनी के चेहरे पर एक ठंडा भाव आ गया। उसने अंधी लड़की को लंबे समय तक देखा, फिर कंधे उचका दिए। क्यों नहीं? नाइटमेयर में एक साथ जाने के लिए हमें दोस्त होने की जरूरत नहीं है। हमें एक दूसरे को पसंद करने की भी जरूरत नहीं है। हम बस अस्थायी सहयोगी हो सकते हैं। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए क्या था? अगर तुम इसे संभाल सकती हो, तो मैं भी संभाल सकता हूं। मुझे इस्तेमाल किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि मुझे बदले में तुम्हारा इस्तेमाल करने को मिले। बहुत आसान है। कैसी मुड़ गई और कुछ पल कुछ नहीं बोली। फिर उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नाइट टेम्पल जाऊंगी और सेकंड नाइटमेयर को जीतने में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मुझे बदले में एक चीज में तुम्हारी मदद चाहिए। सनी ने एक भौं उठाई। मेरी मदद? किस चीज में? अंधी लड़की एक सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, तुम शिपरेक आइलैंड गए हो, है ना? वो जीव जो वहां रहता है। कुछ महीनों में मैं चाहती हूं कि तुम उसे मारने में मेरी मदद करो। चैप्टर 472। सनी ने आश्चर्य से अंधी लड़की को देखा, जो उसके चेहरे पर साफ लिखा था। इस आश्चर्य को अपनी आवाज में आने देते हुए उसने पूछा, वो बेल वाला जीव? तुम उस चीज को मारना चाहती हो? वो ऐसा कुछ खतरनाक करने की कोशिश क्यों करना चाहेगी? कैसी ने सिर हिलाया। हां, उसने अपना सिर ना में हिलाया। वो कमीना पूरे द्वीप में फैला हुआ है। उसकी बेलें जमीन के नीचे दबी हुई है। वो करप्टेड है, जिसका मतलब है कि हमारे हथियार शायद ही उसे काट पाएंगे। और अगर यह काफी बुरा नहीं था, तो उसकी बेलें जानलेवा जहर के बादल पैदा करती है। क्या तुम वाकई उस पर हमला करना चाहते हो? अंधी लड़की कुछ पल रुकी रही, फिर उसने शांति से जवाब दिया, वो वास्तव में एक करप्टेड मॉन्स्टर है। वो भयानक और जानलेवा है। हां, लेकिन मुझे यकीन है कि हम उसे नष्ट कर सकते हैं, अगर हम पर्याप्त तैयारी करें। आखिरकार हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। उदाहरण के लिए,
वो जीव आग के प्रति संवेदनशील है। और भी चीजें होंगी जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। सनी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कंधे उचका दिए। ठीक है, मैं शिपरेक आइलैंड पर उस राक्षसी चीज से लड़ने में तुम्हारी कोहॉर्ट की मदद करूंगा। हालांकि मैं ये वादा नहीं करूंगा कि हम सफल होंगे। कैसी ने आह भरी। तो हमारा सौदा पक्का हुआ। मेरी कोहॉर्ट और मैं तब तक डेसेक्रेटेड ग्रोथ में रहेंगे जब तक कि यहां हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। मुझे उम्मीद है कि इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा, शायद उससे भी ज्यादा। उसके बाद हम सैंक्चुअरी लौटेंगे, ठीक होंगे और शिपरेक आइलैंड की ओर बढ़ेंगे। वो एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, और फिर मैं सेकंड नाइटमेयर को चुनौती देने में तुम्हारी मदद करूंगी। सनी मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब है अगर हम उससे पहले नहीं मरे तो? अंधी लड़की वापस मरे हुए पेड़ की जड़ों की ओर मुड़ गई। हां, अगर हम उससे पहले नहीं मरे तो। सैंक्चुअरी वापस जाते समय सनी के पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। सबसे पहले यह तथ्य था कि उसे फिर से कैसी के साथ सहयोग करना होगा, जिससे उसे कई तरह की जटिल भावनाएं महसूस हो रही थी। कम से कम उनके रिश्ते का तरीका स्पष्ट था। यह पूरी तरह से सुविधा का गठबंधन था और कुछ नहीं। वो आपसी लाभ के लिए अपनी नाराजगी को दूर रख सकता था। आखिरकार जरूरत पड़ने पर सनी बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति हो सकता था। दूसरी बात, प्राचीन जहाज के मलबे पर लौटने का नजरिया था। इस बार उस द्वीप पर राज करने वाले बेल वाले राक्षस से युद्ध करने के लिए। सनी बहुत अच्छी तरह जानता था कि वह चीज कितनी खतरनाक थी। इसलिए अगर वो उस लड़ाई से सही सलामत बाहर आना चाहता था तो उसे बहुत सारी तैयारियां करनी थी। हालांकि क्रूल साइड का ईश्वरीय ज्वाला ऑगमेंटेशन बहुत काम आने वाला था। और अंत में वो अशुभ भविष्यवाणी थी जो कैसी ने सर्दियों में उन दोनों के मरने के बारे में की थी, या कम से कम स्काई बिलो में गिरने के बारे में। उसे पता भी नहीं था कि उस बारे में क्या सोचना है। हालांकि सनी इस विजन को अपने फैसलों को प्रभावित नहीं करने देने वाला था। पिछली बार जब उसने कैसी के भविष्यवाणी उपहार के माध्यम से मिले ज्ञान पर कार्य करने की कोशिश की थी तो उसका अंत उसके लिए अच्छा नहीं हुआ था, या उस मामले में किसी के लिए भी। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसे अपने दिमाग में रखा जाए, लेकिन काम ऐसे जारी रखा जाए जैसे कि कुछ भी नहीं बदला हो। कम से कम उसने सोचा कि यही सबसे अच्छा तरीका है। डेसेक्रेटेड ग्रोव की लंबी यात्रा से थके हुए और मानसिक रूप से एग्जॉस्टेड सनी आधी रात में नॉक्टिस की सैंक्चुअरी के पास पहुंचा। उसका शैडो एसेंस रिजर्व लगभग खत्म हो गया था और उसका सिर उसके अंदर घूम रहे तमाम विचारों से भन्ना रहा था। मुलायम घास पर उतरते हुए और द्वीप के किनारे से गिरते पानी की परिचित आवाज सुनते हुए सनी ने अपने दांत पीस लिए। अभी के लिए इसे भूल जाओ। पहले जरूरी काम। चांद आसमान में ऊंचा था, जिसका मतलब था कि आखिरकार उसे अपना प्यारा जादुई इनाम मिलने वाला था। मरे हुए चेन वर्म द्वारा आयरन हैंड आइलैंड पर लाए गए चमत्कारी सिक्कों के स्रोत को खोजने की उसकी इच्छा ने इस पूरी परीक्षा को शुरू किया था। और अब सिक्के ही इसका अंत होंगे। उसका इनाम आगे उसका इंतजार कर रहा था। सैंक्चुअरी में प्रवेश करते हुए सनी खाली बगीचे से गुजरा और उसके केंद्र में साफ तालाब के पास पहुंचा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख नहीं रहा है, कुछ पल रुकने के बाद उसने तालाब के बीच में छोटे द्वीप तक जाने वाले पत्थर के रास्ते को पार किया। वहां एक प्राचीन पेड़ की छाव में एक सफेद वेदी खड़ी थी और उसकी सतह पर एक ऑब्सीडियन चाकू रखा था। सच्चाई का पल। सनी ने कवेटस कॉफर को बुलाया, उसमें से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे वेदी पर रख दिया। सिक्का झिलमिलाया, चांदनी को प्रतिबिंबित करते हुए और फिर गायब हो गया। आपकी परछाई मजबूत होती है। सनी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। रून्स को बुलाते हुए उसने पढ़ा, शैडो फ्रेगमेंट्स 224/2000। यह काम करता है। शुरुआत में सनी ने सिक्कों को धीमे और सोच समझकर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। हर बार जब उसे असली दुनिया में लौटना होता तो 1 दर्जन या उससे ज्यादा सिक्के वेदी पर डाल देता, ताकि देखे जाने की संभावना कम हो और साथ ही शक भी पैदा ना हो। लेकिन अब जब इनाम उसकी नजरों के सामने था तो उसने इसके खिलाफ फैसला किया। नहीं, उसे यह सब चाहिए था। अभी के अभी वो इसका हकदार था।
लकड़ी के बक्से को वेदी पर रखते हुए उसने इसे एक तरफ घुमाया और फिर अपना हाथ अंदर डाला। एक पल बाद सुनहरे सिक्कों की एक धारा सफेद सतह पर बह निकली। फिर वे सभी गायब होने लगे। आपकी परछाई मजबूत होती है, आपकी परछाई मजबूत होती है, आपकी परछाई मजबूत होती है। अंत में सनी ने लगभग सभी 1400 सिक्कों को वेदी पर बलिदान कर दिया। ये विश्वास करने से डरते हुए कि वास्तव में ऐसा हुआ है, उसने फिर से रून्स को बुलाया, फिर अपनी आंखें रगड़ी और अपने शैडो फ्रेगमेंट्स का वर्णन करने वाली पंक्ति को लगातार 3 बार पढ़ा, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी आंखें उसे धोखा नहीं दे रही है। सौभाग्य से वे नहीं दे रही थी। रून्स अब दिखा रहे थे शैडो फ्रेगमेंट्स 1657/2000। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। चेन्ड आइल्स पर पहले 2 महीनों में सनी ने नाइटमेयर क्रिएचर्स का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी, और फिर भी वो केवल 200 फ्रेगमेंट्स ही जमा कर पाया था। हालांकि उसकी पिछली यात्रा जितनी भी भयानक रही हो, उसने उसे बहुत कुछ दिया था। सनी के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। किसने कहा कि लालच पाप है? ये एक गुण है। मैं कहता हूं, ये एक जबरदस्त गुण है। चैप्टर 473। इतने सारे शार्ड्स के अचानक प्रवाह के कारण सनी चकरा गया और डगमगाया। उसका शरीर सूक्ष्म रूप से खुद का पुनर्निर्माण कर रहा था, मजबूत, अधिक शक्तिशाली हो रहा था। यह अंतर इतना स्पष्ट था कि वह अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ इसे महसूस कर सकता था। जैसे जैसे अवेकन सोल शार्ड्स को अवशोषित करते थे, या उसके मामले में शैडो फ्रेगमेंट्स, उनके कोर की क्षमता बढ़ती थी और उनकी शारीरिक क्षमता थोड़ी बढ़ जाती थी। आमतौर पर यह इतनी छोटी मात्रा में होता था कि अंतर का पता लगाना मुश्किल होता था, लेकिन इस बार सनी ने कुछ बहुत ही अजीब किया था और एक ही बार में 1400 शैडो फ्रेगमेंट्स का उपभोग कर लिया था। वो सोच रहा था कि क्या इतिहास में किसी और ने ऐसा कारनामा किया है? नहीं, इसकी संभावना नहीं है। खुद को सहारा देने के लिए वेदी के किनारे को पकड़ते हुए उसने उस अजीब और आनंदमय सनसनी को जितना हो सके उतना सहन किया। कोई ऐसा काम कैसे कर सकता था अगर, जहां तक सनी को पता था, नेफिस और उसे छोड़कर हर कोई केवल एक को रखने तक सीमित था? वे इतना ज्यादा अवशोषित भी नहीं कर पाएंगे। फॉरगॉटन शोर पर वापस सनी ने लगभग बिना किसी शैडो फ्रेगमेंट के 1000 पर अपने कोर को पूरी तरह से संतृप्त करने का सफर तय किया था। इस प्रक्रिया में वो एक साधारण इंसान से अलग न होने से लेकर मानवीय रूप से संभव शिखर तक और उन सीमाओं को तोड़ने तक गया था। एक अवेकन बनने ने उसे सामान्य माने जाने वाले स्तर से और भी ऊपर उठा दिया था। वो किसी भी साधारण इंसान की उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत और तेज था, और एसेंस के साथ अपने कौशल को और भी बढ़ाने में सक्षम था, जिससे वो वास्तव में अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकता था। और अब वो एक ऐसे बदलाव से गुजरा जो पैमाने में फॉरगॉटन शोर पर उसके उदय के समान था, जिससे वो और भी अधिक शक्तिशाली बन गया। वास्तव में वो अब शायद जागी हुई दुनिया और ड्रीम रियलम दोनों में सबसे मजबूत अवेकन था, उन लोगों को छोड़कर जिनके एस्पेक्ट सीधे उनकी शारीरिक बनावट को बढ़ाते थे। और तब भी वो परछाइयों की मदद से अपनी शारीरिक क्षमता को दोगुना, यहां तक कि 3 गुना भी कर सकता था। पागलपन है। सनी ने गहरी सांस ली, फिर चुपचाप अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया, अपनी नसों में दौड़ती नई ताकत को महसूस किया। उसने महसूस किया अविश्वसनीय, अविश्वसनीय रूप से मजबूत, अविश्वसनीय रूप से तेज, अविश्वसनीय रूप से लचीला। लेकिन बस इतना ही नहीं था, उसके दोनों शैडो कोरों की क्षमता भी नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। कुछ ही सेकंड में लगभग दोगुनी हो गई थी। इसलिए उसके शैडो एसेंस के रिजर्व अब और भी गहरे थे। इसका मतलब था कि वो लंबे समय तक अपने पीक फॉर्म में लड़ सकता था, अपनी मेमोरीज के सक्रिय एनहांसमेंट्स का अधिक उपयोग कर सकता था, अधिक समय तक परछाई के रूप में रह सकता था, अपनी परछाइयों को बड़ी दूरी पर नियंत्रित कर सकता था और शैडो स्टेप का उपयोग करते समय आगे तक यात्रा कर सकता था। संक्षेप में, सनी अभी और भी बड़ा खतरा बन गया था। धीरे धीरे अपनी नई और बेहतर शारीरिक बनावट का आदी होते हुए वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब जब उसने आखिरकार चमत्कारी सिक्कों का उपयोग कर लिया था, तो उसके पिछले अभियान की तबाही परिप्रेक्ष्य में आ गई।
इसके बावजूद कि उसने कितना सामना किया था और वो मौत के कितने करीब से गुजरा था, ये सब किसी तरह इसके लायक लगा। उसका लक्ष्य मजबूत होना था और सनी ने उस लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया था। ये अच्छा लग रहा था। जबकि सनी विजयी विचारों में खोया हुआ था, उसकी नजर वेदी पर रखे ऑब्सीडियन चाकू पर पड़ी। वो थोड़ी देर रुका, फिर सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया और ठंडे पत्थर के हैंडल को छुआ। क्या ये काम करेगा? वो चाकू तब से सैंक्चुरी की वेदी पर था जब से इंसान वहां रहते थे। लगभग हर अवेकंड जिसने कभी सिटाडल में कदम रखा था, उसने कम से कम एक बार सफेद सतह से इसे उठाने की कोशिश की थी, जिसमें सनी भी शामिल था। लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। चाकू का वजन पूरे द्वीप से भी ज्यादा लग रहा था, जैसे कि वो वेदी से चिपका हुआ हो। चाहे लोगों ने कितनी भी कोशिश की, कोई भी इसे 1 मिलीमीटर भी हिलाने में कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि जब सनी ने पहली बार चमत्कारी सिक्कों का इस्तेमाल किया, तो उसे लगा कि ऑब्सीडियन चाकू थोड़ा हिल गया है। इसलिए उसने ये निष्कर्ष निकाला था कि अगर वो वेदी पर पर्याप्त सिक्के रखेगा, तो चाकू उससे अलग हो सकता है और उसके हाथों में आ सकता है। अपनी सांस रोकते हुए सनी ने अपनी उंगलियां हैंडल के चारों ओर लपेटी। देखते हैं क्या होता है। खींचने में अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसने ऑब्सीडियन ब्लेड को वेदी से उठाने की कोशिश की। हालांकि चाकू ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया। उसने किसी भी सामान्य चाकू की तरह व्यवहार किया, आसानी से सफेद पत्थर से फिसल गया, जिससे सनी अपना संतुलन खो बैठा और एक भद्दे तरीके से लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गया। उठकर बैठते हुए उसने अपनी हाथ में मौजूद चाकू को फटी आंखों से देखा। फिर वो सिहर उठा। शिट! सनी को आधी उम्मीद थी कि पूरी सैंक्चुरी अचानक स्काई बिलो में समा जाएगी या गेटवे काम करना बंद कर देगा। इसीलिए वो बस चाकू को थोड़ा सा उठाना चाहता था और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे वापस रख देना चाहता था। इसके बजाय वो अब वेदी से कुछ कदम दूर था और तुरंत वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। सौभाग्य से उसका कोई भी डर सच नहीं हुआ, इस तथ्य के बावजूद कि ऑब्सीडियन चाकू वेदी पर अपनी सामान्य जगह छोड़ चुका था। द्वीप ठीक लग रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा कुछ सेकंड पहले था। उसने स्पष्ट राहत के साथ सांस छोड़ी। खैर, अच्छा है। मैं चेन्ड आइल्स पर यहां हर किसी के लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब नहीं करना चाहता। अपने पैरों पर खड़े होते हुए सनी ने ऑब्सीडियन चाकू को देखा। ऐसा लग रहा था कि इसे काले पत्थर के एक ही टुकड़े से काटा गया था, जिसका ब्लेड धारदार और पॉलिश किया हुआ था। चाकू के दिखने में कुछ भी खास नहीं था। वास्तव में यह थोड़ा कच्चा, लगभग आदिम लग रहा था। एक छोटी सी समस्या भी थी। चाकू मेमोरी में नहीं बदला। हां, सनी को उम्मीद थी कि यह चिंगारियों की बारिश में बिखर जाएगा और उसके कोर में प्रवेश करेगा, ठीक वैसे ही जैसे वीवर के मास्क ने किया था, या जैसे शार्ड मेमोरीज नए मालिक द्वारा उठाए जाने पर व्यवहार करती थी। मॉडरेट ने नाइट टेम्पल में आइवरी चाकू के बारे में बात करते समय कुछ ऐसा ही जिक्र किया था। उसने सनी से कहा था कि सतह पर रखे ब्लेड की मेमोरी प्राप्त करने के लिए काली वेदी पर खून बहाना पड़ता है, लेकिन ऑब्सीडियन चाकू ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बस उसके हाथ में बना रहा, उतना ही भौतिक और ठोस जितना कोई कल्पना कर सकता है। जो और भी अजीब था वो ये कि ऐसा लग रहा था कि चाकू में स्पेलवीव नहीं है। ये बिना किसी संदेह के एक जादुई आइटम था। सनी महसूस कर सकता था कि यह था, भले ही वो नहीं जानता था कि इसमें क्या गुण शामिल थे। हालांकि जब उसने चाकू की सतह के नीचे देखा तो उसे एंकरिंग लाइट्स के चारों ओर खुद को बुनते हुए ईथरियल स्ट्रिंग्स का परिचित पैटर्न नहीं दिखा। इसके बजाय उसने जो देखा वो सिर्फ शानदार चमक थी, जैसे कि चाकू पूरी तरह से सोल एसेंस से भरा हुआ हो और उस चमक में बस एक ही धागा था। हालांकि यह उसी प्रकार का ईथरियल स्ट्रिंग नहीं था। ये एक, सनी ने त्योरिया चढ़ाई, किस्मत का धागा। किस्मत का एक ही धागा किसी तरह ऑब्सीडियन चाकू के अंदर रखा गया था, जो खुद पर अंतहीन रूप से मुड़ा हुआ था, जिसके दोनों सिरे जुड़कर एक पूर्ण, कभी न खत्म होने वाला घेरा बना रहे थे। सनी थोड़ी देर तक उस अजीब धागे को घूरता रहा और फिर उसने अपना माथा सिकोड़ लिया। अब ये सब क्या है? चैप्टर 474। सनी ने थोड़ी देर तक ऑब्सीडियन चाकू का अध्ययन किया
और निष्कर्ष निकाला कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि ये चीज क्या करने में सक्षम है। ये कोई मेमोरी नहीं थी और इसमें कोई वीव नहीं था, इसलिए न तो स्पेल और नहीं ऐसी चीजों को समझने और थोड़ा बहुत जानने की उसकी अपनी क्षमता उसकी मदद कर सकती थी। सनी को केवल एक ही बात निश्चित रूप से पता थी कि किसी ने फेट की टेपेस्ट्री से एक धागा तोड़ा था और उसे चाकू के अंदर रखकर उसका एक घेरा बना दिया था, किसी रहस्यमय उद्देश्य के लिए। बाकी सब कुछ अगली बार मॉडरेट से सुनने तक इंतजार करना होगा। खोए हुए राजकुमार को ऑब्सीडियन चाकू के बारे में और जानने की संभावना थी, क्योंकि वो सामान्य रूप से चैंड आइल्स और उनके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानता था। हालांकि अभी सनी को एक और समस्या से निपटना था। उसे किसी तरह व्हाइट फेदर क्लैन को चाकू के गायब होने के बारे में समझाना था। सुबह होते ही या किसी भी पल, वास्तव में अगर किसी ने ड्रीम रियलम छोड़ने का फैसला किया या आधी रात में इसमें प्रवेश किया, लोगों को पता चल जाएगा कि वो चाकू जिसे कोई भी उठाने या हिलाने में सक्षम नहीं था, अब गायब है। सनी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्हें यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि इसे लेने वाला वही था। और उसके बाद क्या करूं? अंत में उसे एक बहुत ही पागलपन भरा विचार आया, कुछ ऐसा जो सामान्य परिस्थितियों में वो कभी सोचता भी नहीं, कुछ ऐसा जो उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। वो गया और मास्टर रोन को सच बता दिया। खैर, वो हिस्सा जिसका संबंध चमत्कारी सिक्कों से था। सटीक रूप से कहें तो आधी रात में व्हाइट फेदर कंपाउंड का दौरा करना थोड़ा अजीब था, लेकिन सौभाग्य से उसके लिए वो बड़ी उम्र का आदमी जाग रहा था। वो गश्त पर जाने की तैयारी कर रहा था और इसलिए आवश्यक तैयारी करने के लिए जल्दी उठ गया था। सनी की बात पूरी होने के बाद शक्तिशाली ग्रिफिन राइडर ने उलझन भरे भाव से उसे थोड़ी देर तक घूरा। फिर उसने चाकू देखने के लिए मांगा। सनी ने अनिच्छा से ऑब्सीडियन ब्लेड सौंप दिया और घबराहट से देखा कि मास्टर रोन ने उसका निरीक्षण किया। वो वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि व्हाइट फेदर क्लैन इसे रखने का फैसला नहीं करेगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो सनी बहुत कम चीजें कर सकता था। आखिरकार उस भारी भरकम मास्टर ने ऑब्सीडियन चाकू उसे लौटा दिया और जिज्ञासा से पूछा, तो तुम वेदी पर नॉक्टिस के सिक्कों का उपयोग करके इसे उठाने में कामयाब रहे? सनी ने सिर हिलाया। हां, रुको, तुम्हें सिक्कों के बारे में पता है? मास्टर रोन ने सिर हिलाया। इन वर्षों में याहवा द्वीपों पर कुछ सिक्के पाए गए हैं। ऐसा लगता है कि यह पसंदीदा मुद्रा थी जिसका उपयोग यहां हजारों साल पहले रहने वाले लोग करते थे। हालांकि किसी ने कभी भी उनका सचमुच का खजाना नहीं खोजा था जैसा तुमने किया। उसने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराया। वास्तव में मुझे लगता है कि मैंने एक कहीं छिपा रखा है। थोड़ी देर यहां रुको, ठीक है? इसके साथ रोन पत्थर के बंगले में गायब हो गया और फिर 10 मिनट बाद लौटा, अपने हाथ में एक परिचित सोने का सिक्का पकड़े हुए। मिल गया। मैं इसे पहले एक लकी चार्म के रूप में अपने साथ बहुत रखता था। चलो चलते हैं। एक साथ वे वेदी वाले द्वीप पर लौट आए। मास्टर रोन ने सबसे पहले चांद की ओर देखा और फिर सिक्का वेदी पर रख दिया। एक बार फिर वो चमका और गायब हो गया, उस सुंदर आदमी के चेहरे पर एक हैरान भाव छोड़ते हुए। अरे वाह, मुझे अभी थोड़ी सी सोल एसेंस मिली। तुम सही थे। उसने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। यह सोचना कि इन सिक्कों का इतने समय से ऐसा उपयोग था और किसी को पता भी नहीं चला। बहुत बढ़िया काम किया, सनलेस। फिर मास्टर रोन कुछ पलों के लिए हिचकिचाए और पूछा, क्या तुम चाकू को वापस वेदी पर रख सकते हो? सनी ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और फिर देखा कि कैसे उस शक्तिशाली ग्रिफिन राइडर ने ऑब्सीडियन ब्लेड को सफेद सतह से उठाने के व्यर्थ प्रयास में अपनी सारी जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल किया। जब वो उस निरर्थक प्रयास से थक गया और अपनी सांस लेने के लिए पीछे हट गया, तो सनी ने बस हैंडल पकड़ लिया और बिना किसी समस्या के चाकू को वापस ले लिया। दिलचस्प। फिर सच्चाई का पल आया। सनी तनाव में आ गया क्योंकि वो उस बड़े आदमी के फैसले का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मास्टर रोन ने कहा, खैर, मुझे नहीं पता कि तुम ये जानते हो या नहीं, सनलेस, लेकिन हम ड्रीम रियलम के अवेकन के बीच एक पवित्र नियम है। इस नियम की पवित्रता अटल है और आलोचना से परे है। और वो नियम है, जो पाया
वो उसका। सनी ने पलकें झपकाई। क्या? वो भारी भरकम मास्टर मुस्कुराया। तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं या टायरस तुमसे वो चाकू ले लेंगे। हालांकि फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन दूसरे लोग शायद इतने समझदार ना हो। भले ही किसी को पता ना हो कि इस चीज में क्या शक्ति है या इसमें कुछ खास है भी या नहीं, कोई बहुत उत्साहित हो सकता है और खेदजनक तरीके से काम कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि चाकू को वापस वेदी पर रख दो जब तक कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करने का मन न हो। सनी ने उनके शब्दों पर विचार किया और उसे स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में अभी के लिए यह सबसे अच्छा निर्णय होगा। मास्टर रोन ने उसे यह पुष्टि करने में मदद की कि कोई और चाकू नहीं ले पाएगा और नाइटमेयर में जाने से पहले इसे साथ लेकर घूमने का कोई फायदा नहीं था। ये याद करते हुए कि ऑब्सिडियन ब्लेड को वेदी पर ठीक कैसे रखा गया था, उसने इसे अपनी पिछली जगह पर रख दिया और एक कदम पीछे हट गया। मास्टर रोन ने सिर हिलाया। अच्छा विकल्प है। कृपया हमें जरूर बताना अगर तुम्हें इसके उद्देश्य के बारे में कुछ भी पता चले। कम से कम अगर इसका सैंक्चुअरी की भलाई से कोई लेना देना हो। अगर जरूरत पड़ी तो हम या तो चाकू तुमसे लेने के लिए या इसे थोड़ी देर के लिए उधार लेने के लिए तुम्हें उचित मुआवजा देंगे, जो भी तुम पसंद करो। सनी इस शर्त पर सहमत हो गया क्योंकि यह उचित लग रहा था। यह बात खत्म होने के बाद उस दमदार ग्रिफिन राइडर ने उसकी आंखों में चमक के साथ उसकी ओर देखा। तो ओह, अब तुम क्या करने वाले हो? सनी ने त्योरिया चढ़ाई। कितना अजीब सवाल है। घर जाऊंगा, नहाऊंगा, कुछ असली दुनिया के काम निपटाऊंगा। क्यों? तुम क्या करने वाले हो? मास्टर रोन हंसे। तुम्हारा क्या मतलब है मैं क्या करने वाला हूं? मैं अपनी गश्त पर जाऊंगा और फिर मैं सिक्कों के शिकार पर जाऊंगा। बिल्कुल। मुझे शक है कि तुम्हारी उस खोज के बाद सैंक्चुअरी में हर कोई काफी समय तक पागलों की तरह नॉक्टिस के सिक्कों की तलाश करने वाला है। लोग बहुत व्यस्त होने वाले हैं। सनी थोड़ी देर चुप रहा और फिर बहुत गंभीर स्वर में बोला, तो फिर गुड लक। ओह, और एक बात, अगर तुम्हें उनसे भरा कोई बड़ा संदूक मिले तो पास जाने से पहले अपने ग्रिफिन से उसे कुछ बार कुचलवा देना। और बेहतर होगा भविष्य में मिलने वाले हर संदूक के साथ ऐसा ही करना। कभी भरोसा मत करना कि कोई संदूक तुम्हें खाएगा नहीं। मैं यही कहना चाह रहा हूं। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। इसके साथ उसने उस सुंदर मास्टर को अलविदा कहा, अपना हाथ वेदी पर रखा और असली दुनिया में लौट आया। वहां उसे बहुत कुछ करना था। चैप्टर 475। कुछ समय बाद सनी अपनी रसोई में था। वो नाश्ता कर रहा था जो उसने अभी तैयार किया था। वो अपनी टू डू लिस्ट के सभी कामों के बारे में सोच रहा था। वे थे किसी विशेष क्रम में नहीं। ड्रीम रियलम से अपने साथ लाए गए सोल शार्ड्स को बेचना और भविष्य में और अधिक बेचने के लिए एक स्थिर तरीका स्थापित करना, शैरो डांस का अभ्यास करने और मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड को जीतों से खिलाने के लिए पेशेवर एरिना में द्वंद्व युद्ध में भाग लेने के लिए ड्रीम एस्केप में लौटना, रेन पर नजर रखना और उस पूरी स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में सोचना, भाले से ठीक से लड़ना सीखना, नेव से मिलना, टीचर जूलियस के लिए नॉक्टिस के सिक्कों के बारे में एक रिपोर्ट लिखना। शायद और भी चीजें थी जो उसे करनी थी, लेकिन वो भूल रहा था। लेकिन उसकी थाली में पहले से ही काफी कुछ था। नाश्ता खत्म करके और गेस्ट बेडरूम के दरवाजे की ओर देखते हुए, जहां एफी अभी भी सो रही थी जबकि उसकी आत्मा ड्रीम रियलम में भटक रही थी, उसने अपना सिर हिलाया और स्वादिष्ट चाय पीते हुए बरामदे पर बैठने के लिए बाहर चला गया। सुबह का समय था। सनी ने टेरेस डिस्ट्रिक्ट के सुखद दृश्य का आनंद लिया। देखा कि रेन स्कूल जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब की ओर जा रही है और फिर अपने कम्युनिकेटर को सक्रिय किया। वो सबसे आसान काम से शुरुआत करने वाला था। नेटवर्क के बाजार अनुभाग में जाकर उसने अवेकेंड अनुभाग तक पहुंचने के लिए आदतन अपना पहचान नंबर डाला। सनी ने पहले भी वहां का सामान देखा था, भले ही तब उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए शायद ही पर्याप्त पैसे थे। हालांकि आज हालात अलग थे। आज वो एक खरीदार के रूप में नहीं बल्कि एक विक्रेता के रूप में नेटवर्क पर आ रहा था। सनी ने कीवर्ड के रूप में सोल शार्ड्स दर्ज किया और लिस्टिंग को घुरा। उनकी कीमतों में शून्य की संख्या की सराहना की। ऐसा लग रहा था कि शार्ड्स का मूल्य एक जैसा नहीं था। बेशक उच्च रैंक के शार्ड्स की कीमत बहुत अधिक थी।
लेकिन लोग अजीब तरह से इस बात की भी परवाह करते थे कि क्रिस्टल किस नाइटमेयर क्रिएचर से आया था और उसे कैसे हराया गया था। ये क्या बकवास है? जाहिर तौर पर अमीराम इंसानों में ऐसे कलेक्टर्स थे जो इस तरह की चीजों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। कुछ अंधविश्वासी अवेकन का भी मानना था किसी कारण से कि बुरे शार्ड्स को अवशोषित करना उनकी आत्माओं की पवित्रता के लिए हानिकारक होगा। अजीब लोग। सनी बहुत सी बातें नहीं जानता था, लेकिन एक बात वो जानता था कि वहां एक भी अवेकंड ऐसा नहीं था जिसकी आत्मा शुद्ध हो। यहां तक कि उनमें से सबसे अच्छे भी स्वभाव से हत्यारे थे और उनके दिल उन दुस्वप्नों से काले हो गए थे जिनका उन्होंने अनुभव किया था। यह बताने की जरूरत नहीं है कि कोई बुरे या अच्छे सोल शार्ड्स नहीं थे। वे सभी लगभग एक जैसे थे, भयानक राक्षसों से आते थे और खून खराबे के माध्यम से कमाए जाते थे। खैर, यह कुछ ऐसा था जिस पर वो अपनी खुद की लिस्टिंग बनाते समय विचार करने वाला था। कीमत का अंदाजा लगाने के बाद सनी ने अपनी डिजिटल दुकान बनाने के लिए फॉर्म खोला। बिना ज्यादा सोचे उसने इसका नाम ब्रिलियंट एम्पोरियम रखा और पूरा फॉर्म भरने लगा। फिर अपने सोल शार्ड्स को नीलामी में रखने का समय आया। सनी ने बस इतना लिखा, फॉलन डेविल, मॉडर्न मिमिक से आने वाले 4 सोल शार्ड्स। उस प्राणी को ब्रिलियंट एम्पोरियम के मालिक ने खुद मारा और खाया था। उससे पहले मॉडर्न मिमिक खजाने का संदूक होने का नाटक कर रहा था और खजाने के वादे से आकर्षित लोगों को खा रहा था। अंत में उसने अपनी औकात से ज्यादा बड़ा निवाला ले लिया। उससे संतुष्ट होकर उसने लिस्टिंग को अंतिम रूप दिया और उसे थोड़ी देर तक घूरा जैसे कि किसी के तुरंत बोली लगाने की उम्मीद कर रहा हो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आह भरते हुए सनी ने कम्युनिकेटर को निष्क्रिय कर दिया और वापस अंदर चला गया। मैं जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। उसके 4 सोल शार्ड्स को बिकने में कई दिन लग गए। उसके बाद सनी को सुरक्षित डिलीवरी की व्यवस्था करनी पड़ी, जो अपने आप में थोड़ा सिरदर्द था। कुल मिलाकर इस प्रक्रिया ने उसके पहले से ही भरे हुए शेड्यूल से बहुत अधिक समय ले लिया। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसे अपने व्यवसाय को वास्तव में तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान की कमी है। भले ही वो जो उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहा था वो फर्स्ट क्लास था, डोमेंट और अवेकन की तुलना में वहां बहुत सारे फॉलन रैंक के सोल शार्ड्स नहीं थे। फिर भी बोली वास्तव में शुरू नहीं हुई थी। उसने काफी पैसा कमाया, लेकिन उतना नहीं जितना हो सकता था। फिर भी यह कुछ सस्ती लोअर रैंक मेमोरीज खरीदने के लिए पर्याप्त था। सनी ने बस सबसे बेकार मेमोरीज की तलाश की जिन्हें कोई और कभी नहीं खरीदना चाहेगा और न्यूनतम ऑफर दिया। जो कोई भी उन्हें बेच रहा होगा वो इन चीजों से छुटकारा पाकर बेहद खुश हुआ होगा। सनी उन मेमोरीज को प्राप्त करने के तुरंत बाद सेंट को खिलाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसने अपने भूमिगत डोजो में क्रूल साइड के साथ प्रशिक्षण में बहुत समय बिताया। उसे इस बात की अच्छी समझ थी कि छोटी तलवार का उपयोग कैसे किया जाता है, लेकिन भाला उसके लिए एक अलग ही जानवर था। भले ही सनी युद्ध तकनीक के बुनियादी नियमों को जानता था और किसी भी हथियार को चलाते समय कुछ हद तक प्रभावी प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन वो उन्हें मास्टर करने से बहुत बहुत दूर था। फिर यह कितना भाग्यशाली था कि उसके पास एक प्रसिद्ध भाला मास्टर खुद रेस बाय वॉल्वस उसके गेस्ट बेडरूम में रह रही थी। माना कि अपनी स्थिति के कारण वो वास्तव में उसके साथ स्पैरिंग नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके पास उसके लिए सेंट थी। अंत में उन तीनों ने उसके बेसमेंट में बहुत समय बिताया। एफी देख रही थी और उसे समझा रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या नहीं करना है। सेंट ने उसके प्रतिद्वंदी और उस शक्तिशाली दुश्मन के रूप में काम किया जिसके खिलाफ वो अपने उभरते कौशल को पॉलिश कर सके। और सनी ने खुद को एक बार फिर एक इच्छुक पंचिंग बैग की भूमिका में पाया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस सप्ताह में जो उन्होंने डार्क सिटी में बर्बाद कैथेड्रल के छिपे हुए कक्ष में बिताया था। सनी तो पुरानी यादों में खो गया, ये याद करते हुए कि उस समय चीजें कितनी आरामदायक और अच्छी थी। हालांकि अब चीजें बहुत बेहतर थी। न केवल उसके प्रशिक्षण के ब्रेक के दौरान खाने के लिए असीमित मात्रा में स्वादिष्ट भोजन था, बल्कि उसके चोटिल और पीटे हुए शरीर में दर्द को कम करने के लिए दवा और बर्फ के स्नान भी थे। सेंट के साथ प्रशिक्षण वास्तव में प्रभावी था
लेकिन वो वास्तव में ये नहीं जानती थी कि अपने घूं से कैसे रोके जाए। बस ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका सनी को काफी समय से डर था और जो अनिवार्य था। काई के साथ सॉन्ग ऑफ लाइट एंड डार्कनेस के प्रीमियर पर जाने का समय आ गया था। चैप्टर 476। कुछ समय बाद सनी एक भीड़ भरे थिएटर की पिछली पंक्ति में बैठा अपने जीवन के विकल्पों पर विचार कर रहा था। लाइट्स पहले ही बंद हो चुकी थी, जिसका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। हालांकि लोग फिल्म देखने के लिए बहुत उत्साहित लग रहे थे, खासकर एफी जो उसके बगल में थी, पॉपकॉर्न नाम की कोई चीज चबा रही थी और स्क्रीन को घूर रही थी। अंधेरे में एक उदास संगीत बजने लगा जो पूरी जगह में गूंज रहा था और दर्शकों को सिहरन महसूस करा रहा था। एफी ने अचानक अपनी कोहनी उसकी पसलियों में मारी। क्या तुम्हें पता है कि इस चीज का संगीतकार कौन है? ये ग्रिफिन है। मुझे नहीं पता कि वे उसे कैसे लाने में कामयाब रहे, लेकिन उसने पूरी फिल्म का संगीत दिया है। कितना बड़ा सम्मान है, क्या तुम विश्वास कर सकते हो? सनी को नहीं पता था कि यह ग्रिफिन नाम का आदमी कौन है, लेकिन एफी की प्रतिक्रिया को देखते हुए वो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। एक मुंह बनाते हुए अपनी पसलियों को सहलाते हुए सनी ने एक दबा हुआ जवाब दिया, मैं कर सकता हूं। स्क्रीन पर एक विशाल और सुंदर रोशनी वाले कमरे का दृश्य दिखाई दिया। चांदी के बालों वाली एक छोटी लड़की कालीन पर खेल रही थी, जबकि आंखों के नीचे काले घेरे वाला एक सुंदर आदमी नक्शा पढ़ते हुए दिखाया गया था। यह क्या बकवास है? क्या वो नेफिस थी? अगर ऐसा था तो उसके बाल काले होने चाहिए थे। वे उसके फर्स्ट नाइटमेयर के बाद ही चांदी के रंग के हुए थे। एफी खिलखिलाई, कितनी प्यारी है। इस बीच लड़की मेज के पास पहुंची और उस अजीब तलवार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया जो उस पर रखी थी। तलवार का ब्लेड छोटा और टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे बहुत पहले टूट गया हो। हालांकि इससे पहले कि लड़की खुद को काट पाती, आदमी ने तलवार उठा ली और उसे अपनी पहुंच से दूर कर दिया। फिर उसने एक दुखद मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, सावधान रहो नेफिस। ये तलवार, ये टूटी हुई हो सकती है, लेकिन ये अभी भी बहुत तेज है और ये बहुत भारी है भी। इसे उठाने के लिए एक बहुत मजबूत इंसान की जरूरत होती है। लड़की ने उसे बड़ी बड़ी मासूम आंखों से देखा। क्या मैं कभी इसे उठाने जितनी मजबूत बनूंगी, पिताजी? आदमी हंसा, फिर आह भरी और दूर देखा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मेरी प्यारी। फिर दृश्य बदला और स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाई दिया। 10 साल बाद अब एक युवा लड़की एक विशाल अकादमी के द्वारों के सामने खड़ी थी। वो लंबी, सुंदर और थोड़ी ठंडी दिख रही थी। उसके बाल अभी भी चांदी के रंग के थे, जो सनी को बहुत परेशान कर रहा था। नेफिस ने अकादमी में प्रवेश किया और कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात एक और छात्र से हुई। वो एक उदास, छोटा और दुष्ट दिखने वाला युवक था। वो साए में दुबका हुआ था, डरपोक और संदिग्ध लग रहा था। एफी ने एक बार फिर उसे कोहनी मारी, इस बार इतना जोर से कि सनी लगभग अपनी सीट से गिर ही गया। वो अपना मुंह बंद रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसका शरीर हंसी को रोकने के प्रयास में कांप रहा था। देखो, देखो, वो तुम हो। सनी ने उसे एक काली नजर से देखा। हां, मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे कोहनी मारना बंद करो। स्क्रीन पर मौजूद सनी वास्तव में बहुत ही दयनीय था। वो न केवल कमजोर लग रहा था, बल्कि उसने तुरंत नेफिस के पास जाकर उसे अपनी सुरक्षा की पेशकश की, जो स्पष्ट रूप से एक जाल था। फिल्म की नेफिस निश्चित रूप से इसे तुरंत समझ गई। उसने उसे एक ठंडी नजर से देखा और बस इतना कहा, रास्ते से हटो। दर्शकों में से कुछ लोग हंसे। सनी ने अपनी सीट में नीचे खिसकते हुए महसूस किया कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है। ये बहुत अपमानजनक था। कहानी आगे बढ़ी और जल्द ही नायक फर्स्ट नाइटमेयर की दुनिया में थे। वहां सनी का किरदार और भी बुरा हो गया। वो हर समय डर के मारे कांपता रहता था, चिल्लाता था और आमतौर पर नेफिस के लिए एक बोझ था। एक बिंदु पर जब वे एक राक्षसी भेड़िए से भाग रहे थे, तो उसने वास्तव में नेफिस के पैर को पकड़ लिया और उसे बचाने की भीख मांगी, जबकि वो राक्षस से लड़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। मैं मरना नहीं चाहता। असली दुनिया में
सनी ने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया। वो बस मर जाना चाहता था। एफी अब खुलकर हंस रही थी। उसकी हंसी पूरी पंक्ति को हिला रही थी। हे भगवान, ये सोने से भी कीमती है। सनी, तुम एक फिल्म स्टार हो। सनी ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। चुप रहो, बस चुप रहो। शुक्र है कि नाइटमेयर का हिस्सा बहुत लंबा नहीं था। जल्द ही नेफिस ने अपनी तलवार, जो जादुई रूप से प्रकट हुई थी, से अंतिम बॉस को मार डाला और वे फॉरगॉटन शोर पर पहुंच गए। वहां चीजें थोड़ी बेहतर हुई, या शायद और भी खराब। ये इस बात पर निर्भर करता था कि आप इसे कैसे देखते हैं। फिल्म ने दिखाया कि कैसे नेफिस ने अकेले ही डार्क सिटी तक का सफर तय किया, रास्ते में अनगिनत राक्षसों को मारा, जबकि सनी उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसका सामान उठा रहा था और बेवकूफी भरी बातें कर रहा था। लेकिन उसे कम से कम कुछ संवाद मिले। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम वहां पहुंच गए हैं? मुझे भूख लगी है। दर्शक फिर से हंसे। सनी ने एफी की ओर देखा, जो अब अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। क्या तुम अब खुश हो? उसने सिर हिलाया, अभी भी बोलने में असमर्थ। कहानी आगे बढ़ती रही। नेफिस और सनी, जो अब उसका वफादार नौकर बन गया था, डार्क सिटी पहुंचे और एफी से मिले। एफी का किरदार एक बहुत लंबी, एथलेटिक और आकर्षक अभिनेत्री ने निभाया था। हालांकि उसने जिस तरह से उसका अभिनय किया, वो देखने लायक था। मूल रूप से अभिनेत्री ने हंट्रेस को एक करिश्माई लेकिन बहुत ही कम दिमाग वाली जंगली लड़की के रूप में चित्रित करने के लिए बहुत मेहनत की थी, जिसके पास केवल ताकत थी और दिमाग नहीं। उसे बस लड़ना, खाना और चीजें तोड़ना आता था। सनी एफी की ओर मुड़ा और एक दुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसने उस शोर शराबा करने वाली युवती को पूरी तरह से शर्मिंदा देखा था। कास्टिंग डायरेक्टर, है ना? मुझे लगता है कि मैं उन्हें भी फूल भेजूंगा। चैप्टर 477। नेफिस के डार्क सिटी पहुंचने और हंट्रेस का परिचय होने के बाद सनी और एफी दोनों ने बाकी फिल्म को उदास चेहरों के साथ देखा। दूसरा भाग बाहरी बस्ती में हुआ और वहां फंसे युवाओं की रक्षा और उन्हें प्रेरित करने के लिए नेफिस के साहसी प्रयासों को समर्पित था। वहां बहुत सारे जोशीले भाषण, डार्क सिटी में खून जमा देने वाले अभियान और गनलॉक की सेनाओं के साथ तनावपूर्ण झगड़े दिखाए गए। सनी के युवा किरदार की ओर से भी बहुत सारी हरकतें थी, जिससे दर्शकों को बहुत मजा आया। एक समय पर लोग उसके साथ चिल्लाने लगे, क्या तुम पागल हो? और थोड़ी देर बाद चरित्र के विकास का एक तरह का हास्यपूर्ण क्षण आया, जब उसने अपनी सामान्य आलोचना करने के बजाय क्या मैं पागल हूं पूछा और नेफिस के साथ चला गया, जिस पर तालियां बजी। हालांकि फिल्म के इस हिस्से का अधिकांश भाग उस सच्चे सम्मान और भाईचारे को समर्पित था, जो इस कठिन समय में नेफिस और कैस्टर के बीच पनपा था। अपने दाहिने हाथ के रूप में उस सुंदर पुरुष नायक के साथ चेंजिंग स्टार ने बाहरी बस्ती के लोगों को सफलतापूर्वक एकजुट किया, उन्हें याद दिलाया कि इंसान होने का क्या मतलब है, और एफी को अन्यायपूर्ण कैद से बचाने के लिए गनलॉक को चुनौती दी। द्वंद्व युद्ध को कुछ हद तक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया था, भले ही इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं था। उस तेजस्वी नायिका और क्रूर तानाशाह दोनों द्वारा इस्तेमाल की गई चालें बहुत दिखावटी और नाटकीय थी और मूड को अच्छी तरह से व्यक्त करती थी। लेकिन जो कोई भी वास्तव में उस तरह से लड़ने की कोशिश करता, उसे शायद अपने दुश्मन को हंसी से मारने का जोखिम उठाना पड़ता। अंत में नेफिस जीती, लेकिन गनलॉक के रक्षकों द्वारा उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसे कैस्टर द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिसने कोमलता से उसके घावों की मरहम पट्टी की। दोनों के बीच एक दिल को छू लेने वाला पल था। कैस्टर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हें यह सब अकेले करने की जरूरत नहीं है नेफिस। मुझे अपनी मदद करने दो, मुझे अपना बोझ साझा करने दो। नेफिस ने कमजोरी से मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। धन्यवाद कैस्टर, तुम वास्तव में एक अच्छे इंसान हो। असली दुनिया में सनी ने गैग करने, उल्टी करने जैसा का नाटक किया। एफी बस एक अविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ स्क्रीन को घूर रही थी। ये इतिहास का पुनर्लेखन है। वो कमीना ऐसा बिल्कुल नहीं था। सनी ने उसे कोहनी मारी। शश, देखो,
वे अब स्पायर पर चढ़ने वाले हैं। फिल्म का तीसरा और अंतिम भाग क्रिम्सन स्पायर पर चढ़ाई और टेरर ऑफ लो के साथ अंतिम लड़ाई थी। बेशक उन्होंने 100 स्लीपर्स की सेना के मार्च को बहुत ही महाकाव्य और प्रेरणादायक बना दिया था। नेफिस सबसे आगे थी, उसकी चांदी की तलवार चमक रही थी, जो फिर से समझ में नहीं आता था क्योंकि सनी ने उसे वो मेमोरी बहुत बाद में दी थी और कैस्टर उसके ठीक बगल में था। सनी और एफी की पृष्ठभूमि में कहीं गायब होने की प्रवृत्ति थी, केवल तभी दिखाई देते थे जब किसी को कुछ बेवकूफी भरा कहना होता था या किसी राक्षस को पीटना होता था। स्पायर के अंदर की लड़ाई बहुत ही भयानक और खूनी थी। बहुत सारे लोग मारे गए और विशेष प्रभाव वास्तव में काफी अच्छे थे। उन्होंने उन पत्थर के संतों को भी शामिल किया था जो दीवारों से निकलकर हमला करते थे, जो एक अच्छा स्पर्श था। अंत में बचे हुए लोग शीर्ष पर पहुंचे जहां उनका सामना अंतिम बॉस से हुआ, एक विशाल भयानक प्राणी जो छाया और अंधेरे से बना था। ये वास्तव में बहुत डरावना लग रहा था। नेफिस ने एक बहादुर भाषण दिया और फिर उन्होंने हमला किया। लड़ाई लंबी और भीषण थी। नेफिस को बार बार नीचे गिराया गया, लेकिन वो हर बार वापस उठी। उसकी इच्छा शक्ति अटूट थी। सनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि अभिनेत्री ने नेफिस के दृढ़ संकल्प और पागलपन की सीमा तक जाने वाले हट को पकड़ने का अच्छा काम किया था। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है और राक्षस जीतने वाला है, सनी का चरित्र अचानक आगे आया। उसने चिल्लाते हुए राक्षस पर पत्थर फेंका। हे बदसूरत, इधर देखो, क्या तुम पागल हो? राक्षस ने उसकी ओर देखा और नेफिस को अपने घातक हमले को तैयार करने के लिए बस इतना ही समय चाहिए था। असली दुनिया में सनी ने आह भरी। कम से कम उन्होंने उसे पूरी तरह से बेकार नहीं बनाया था, बस ज्यादातर बेकार। फिर वो दुखद पल आया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। राक्षस ने नेफिस पर एक विनाशकारी झटका मारने की कोशिश की, लेकिन कैस्टर उसके रास्ते में कूद गया। उसने प्रहार को अपने शरीर पर ले लिया, नेफिस को बचा लिया। नहीं, नेफिस चिल्लाई, उसकी आवाज में दर्द भरा था। कैस्टर जमीन पर गिर गया, खून से लथपथ। उसने नेफिस की ओर देखा और मुस्कुराया। जाओ नेफिस, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। फिर उसकी आंखें बंद हो गई और वो मर गया। पूरी थिएटर में सिसकियां सुनी जा सकती थी। एफी ने अपनी आंखें घुमाई। क्रोध और दुख से भरकर नेफिस ने अपनी सारी शक्ति का आह्वान किया और सूर्य की तरह चमकने लगी। उसने राक्षस पर हमला किया, उसे प्रकाश के एक विस्फोट में नष्ट कर दिया। फिर वो गेटवे की ओर मुड़ी। बचे हुए लोग उसकी ओर दौड़ रहे थे, उनके चेहरे आशा से भरे हुए थे। नेफिस ने उन्हें देखा, फिर सनी को। उन्हें घर ले जाओ सनी, मुझे यहां रहना होगा। सनी का चरित्र रोने लगा। नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। क्या तुम पागल हो? नेफिस ने उसके गाल को हुआ। मैं ठीक हो जाऊंगी, जाओ, और धन्यवाद। इसके साथ उसने बचे हुए लोगों को छोड़ दिया और टेरर से लड़ने चली गई, जो जादुई रूप से फिर से जिंदा हो गया था किसी कारण से, जबकि सनी ने सभी को गेटवे तक पहुंचाया। फिल्म के आखिरी दृश्य गेटवे की ओर लड़ते हुए बचे लोगों और स्पायर के शीर्ष पर भयानक प्राणी से लड़ती हुई दुखद जोड़ी के बीच कट रहे थे। दर्शकों में कई लोग रो रहे थे, ये जानते हुए कि उनमें से कोई भी असली दुनिया में वापस नहीं आने वाला था। अंत में कैस्टर ने नेफिस की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया, जिससे बहुत से दर्शकों का दिल टूट गया। बचे हुए लोगों ने गेटवे को ढूंढ लिया और इसके नष्ट होने से कुछ सेकंड पहले ही भाग निकले। आखिरी शॉट में खून से लथपथ नेफिस को टॉवर से बाहर निकलते हुए हाथ में टूटी हुई तलवार पकड़े हुए दिखाया गया। जैसे ही उसने फॉरगॉटन शोर को देखा, उसके गाल पर एक अकेला आंसू लुढ़क गया। जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक उम्मीद है। स्क्रीन काली हो गई और अगले ही पल दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। सनी ने उन सभी लोगों को देखा, जिनमें से कई अपनी आंखों में आंसू के साथ ताली बजा रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। क्या उन्हें वास्तव में वो बकवास पसंद आई? वो एफी की ओर मुड़ा, एक पल के लिए रुका और पूछा, ओह,
क्या तुम्हें यह पसंद आई? पूर्व हंट्रेस ने उसे एक लंबी नजर दी। फिर उसने कहा, मैं क्या हूं, बेवकूफ? बिल्कुल नहीं, मुझे यह पसंद नहीं आई। ये एकदम बकवास है। सनी ने राहत की सांस ली। कम से कम इस थिएटर में एक और समझदार व्यक्ति तो था। चैप्टर 478। फिल्म खत्म होने के बाद काई कानों को बहरा कर देने वाली तालियों के बीच मंच पर आया और उसने एक छोटा सा भाषण दिया, जिसमें फिल्म के निर्देशक और क्रू को बधाई दी और फिर उन्हें एक छोटे से सवाल जवाब सत्र के लिए मंच पर आमंत्रित किया। सनी इस मजाक के निर्देशक को घूर रहा था। कुछ पलों के लिए चुपचाप उसकी हत्या करने पर गंभीरता से विचार कर रहा था। फिर उसने एफी की ओर देखा, जो उसके चेहरे को देखते हुए वही सोच रही थी। वो कुछ पलों के लिए रुका, फिर पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? युवती ने गहरी सांस ली, उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराई। मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं एक साथ। वे स्क्रीनिंग हॉल से बाहर निकल गए और थिएटर के रेस्तरां को खोजने चले गए। वहां बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनकी तरह ही कार्यक्रम के पीआर हिस्से को छोड़ने का फैसला किया था और अब खाने पीने का आनंद ले रहे थे और जीवंत चेहरों के साथ फिल्म पर चर्चा कर रहे थे। सनी और एफी ने अपने लिए कुछ खाने को लिया और एक खाली मेज पर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। अब जब सनी के पास फिल्म को पचाने के लिए थोड़ा समय था, तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। वास्तव में वो खुश भी था। बेशक कहानी में उसे जिस तरह से चित्रित किया गया था, वो सच्चाई से कोसों दूर था और थोड़ा अपमानजनक भी था। लेकिन एक तरह से ये वही था जिसकी उसे जरूरत थी। अब जब नेफिस उसकी मास्टर बन गई थी, तो उसे अपनी ताकत और असली नाम को इतना छिपाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो अभी भी साए में रहना पसंद करता था, न केवल इसलिए कि फिर से बिना मास्टर के होने की संभावना थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह इसी तरह से काम करना पसंद करता था। एक शक्तिशाली और चालाक योद्धा के रूप में जाना जाने के बजाय जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, एक कमजोर कायर बेवकूफ के रूप में जाना जाना कहीं बेहतर था, जो केवल इसलिए जीवित रहा क्योंकि वह चेंजिंग स्टार से चिपका रहा। इस तरह उसके दुश्मनों को कभी पता नहीं चलेगा कि उन्हें क्या लगा, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। हां, यह वास्तव में काफी सही है। उसने एफी की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मुझे ये फिल्म पसंद आई। ये एक उत्कृष्ट कृति है। वास्तव में मैं इसे दोबारा देखूंगा। एफी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। क्या तुम ठीक हो? सनी ने अपना मुंह एक बड़े टुकड़े स्टेक से भर लिया और खुशी से सिर हिलाया। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये बहुत स्वादिष्ट है। कुछ समय बाद काई उनके साथ शामिल हो गया, जो थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन अभी भी अपनी चमकदार मुस्कान बिखेर रहा था। तुम लोग यहां हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। वो उनके पास बैठ गया और एक गिलास पानी पिया। माफ करना, इसमें इतना समय लग गया। सवाल जवाब का सत्र काफी गहन था। सनी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमें यहां मजा आ रहा था। काई ने उसे संदिग्ध रूप से देखा। सच में? सनी ने सिर हिलाया। बिल्कुल। वैसे तुम्हारी फिल्म, ये एक बड़ी हिट होने वाली है, मुझे यकीन है। काई राहत से मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। ईमानदारी से कहूं तो मैं बहुत घबराया हुआ था। आखिरकार ये मेरी पहली मुख्य भूमिका थी। वे कुछ देर तक बातें करते रहे और माहौल काफी सुखद था। सनी लगभग भूल ही गया था कि वो सार्वजनिक रूप से बाहर है और बस अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का आनंद ले रहा था। लेकिन निश्चित रूप से अच्छी चीजें कभी टिकती नहीं हैं। अचानक एक आदमी उनकी मेज के पास आया। वो मध्यम आयु वर्ग का था, चश्मा पहने हुए था और बहुत ही उत्साहित लग रहा था। काई और बाकी सब, तुम्हें यहां देखकर बहुत अच्छा लगा। काई ने ऊपर देखा और विनम्रता से मुस्कुराया। ओह, हेलो, ये हमारे स्क्रीन राइटर हैं, मिस्टर। ओह, आदमी ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम सबने कितना अद्भुत काम किया है। और तुम, वो सनी की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें यहां देखकर मैं कितना खुश हूं। अवेकन सनलेस, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। सनी जम गया।
रेस्तरां में मौजूद हर कोई उनकी ओर देखने लगा। धत, स्क्रीन राइटर ने जारी रखा। उसकी आवाज और भी तेज हो गई। ओह, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं एक लेखक हूं। वास्तव में मैंने ही सॉन्ग ऑफ लाइट एंड डार्कनेस की पटकथा लिखी थी। और ये सब तुम्हारी बदौलत है। एफी ने सनी को एक ऐसे भाव से देखा जो उसे कुछ भी अच्छा होने का वादा नहीं कर रहा था, और मीठी आवाज में पूछा, ओ, सच में सब इसकी बदौलत? वो कैसे? मैं मुसीबत में हूं। आदमी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। फॉरगॉटन शोर पर एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट। ये एक अकादमिक काम का कितना शानदार नमूना है। मैंने अपने शोध का अधिकांश हिस्सा तुम्हारे गहन काम पर आधारित किया। अवेकन्ड सनलेस। क्रू के हर व्यक्ति और कास्ट के हर व्यक्ति ने इसे कम से कम एक बार पढ़ा है। मैंने तुम्हें सहलेखक का क्रेडिट देने पर भी जोर दिया था, लेकिन दुख की बात है कि यह असंभव था। तुम जानते हो, तुम्हारे स्क्रीन राइटर्स गिल्ड का सदस्य न होने के कारण। लेकिन चिंता मत करो, मैं सबको बता दूंगा कि अगर तुम न होते तो यह फिल्म नहीं बनती। सनी ने बड़ी बड़ी आंखों से उस आदमी को देखा और फिर कमजोर आवाज में कहा, कृपया मत। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम कितने विनम्र हो, कितने संकोची। खैर, बिल्कुल, मैं तुम जैसे प्रतिभाशाली शोधकर्ता से और क्या उम्मीद कर सकता हूं? लेकिन मेरे लिए सारी प्रशंसा लेना सही नहीं होगा। नहीं, लोगों को पता होना चाहिए। उसने रेस्तरां की ओर देखा और घोषणा की, अपनी आवाज को धीमा करने की कोशिश भी नहीं की, कि ये तुम हो, अवेकन्ड सनलेस, जिनका उन्हें हमारी शानदार फिल्म का आनंद लेने में सक्षम होने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। सनी ने फर्श की ओर देखा। मुझे लगता है कि मुझे काई को मारना पड़ेगा। यार रुको, नहीं, वास्तव में वो पूरे मोंगरेल वाली आपदा के बाद शायद हिसाब बराबर कर देता है। चैप्टर 479। सौभाग्य से सनी के लिए काई का काम जल्दी खत्म हो गया और वे थिएटर से निकलकर एक अधिक निजी जगह पर जाने में सफल रहे, वरना सॉन्ग ऑफ लाइट एंड डार्कनेस के प्रीमियर पर शायद आम नागरिकों की जान चली जाती। उस कमबख्त लेखक द्वारा रेस्तरां में मौजूद सभी लोगों को सनी की पहचान बताने के बाद उससे क्या तुम पागल हो कहने की मांग करने वाले लोगों की भीड़ ने उसे लगभग पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया था। खैर, जल्द ही वो एफी, काई और आइको के साथ एक शानदार लाउंज में बैठा था। वो छोटी लड़की फैशनेबल बिजनेस सूट में बहुत तीखी लग रही थी और उससे एक ठंडी पेशेवर आभा निकल रही थी, जो लोगों को शांत और मिलनसार काई के पास जाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देती थी, जो सनी को लगा एक आइडल का मैनेजर होने का एक बड़ा हिस्सा था। जब वे बैठ गए तो उस आइडल ने उन्हें एक दोषी नजर से देखा। खैर, वो इतना बुरा नहीं था, है ना? एफी ने उस पर मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में कहा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साथ ही तुम अभी भी जिंदा हो तो बस इसलिए क्योंकि मेरी व्हीलचेयर से खून साफ करना बहुत मेहनत का काम होता। काई घबराहट में हंसा और सनी की ओर देखा। और तुम? सनी ने कंधे उचकाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में मैं एक बेवकूफ के रूप में चित्रित किए जाने से खुश हूं। उस आकर्षक धनुर्धर ने पलकें झपकाई। सच में? सनी ने उसे गंभीरता से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। उन लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता है जो सोचते हैं कि तुम बेवकूफ हो। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। काई ने शर्मिंदगी में दूसरी ओर देखा। वैसे भी तुम्हें वास्तव में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की फिल्में आमतौर पर जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेने वाला है। यहां तक कि आम लोग भी अवेकन के मामले में वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर समझते हैं। सनी हंसा। जरूर, जब वे समझना चाहते हैं। आखिरकार वो भी अपने जीवन के अधिकांश समय तक एक आम इंसान ही था, और भले ही वो बाहरी बस्ती में पला बढ़ा था, वो भी बाकी सभी की तरह सस्ती मनोरंजन सामग्री का उपभोग करता था। हाँ, वो जानता था कि प्रोपेगेंडा को कैसे पहचाना जाए और किसे गंभीरता से न लिया जाए, लेकिन साथ ही बहुत सी ऐसी बातें जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था उसके दिमाग में जगह बना लेती थी और चुपचाप उसकी धारणाएं बन जाती थी। अच्छी तरह से तैयार किए गए झूठ ऐसे ही काम करते थे। उन्होंने फिल्म के विशेष रूप से बेतुके पलों के बारे में मजाक करते हुए और बातें करते हुए कुछ समय बिताया, और सही समय आने पर सनी ने कहा, वैसे मैंने कैसी से बात की? वो तैयार है, लेकिन हमें सर्दियों से पहले यह करना होगा, तो तैयारियों के लिए 1 महीना कम कर लो। एफी मुस्कुराई। अच्छी खबर है, तो मैं पैकिंग शुरू कर दूंगी। मैं अभी बेस्टियन के दक्षिण में हूं, तो मुझे चेन्ड आइल्स पहुंचने में 2-3 महीने लगेंगे, जब तक कि तुम में से कोई किसी दोस्ताना स्थानीय सेंट को न जानता हो।
सनी ने सेंट टायरस के बारे में सोचा और चुप रहा। नहीं, वो महिला उसे इतना डराती थी कि वो उससे कोई एहसान नहीं मांग सकता था। वो सोच रहा था कि मास्टर जेट ने उन्हें सबसे पहले कैसे मनाया होगा। काई ने सिर हिलाया। हम बैस्टियन में मिल सकते हैं और एक साथ उत्तर की ओर यात्रा कर सकते हैं। ये सुरक्षित रहेगा। इस बीच आइको अपने नाजुक चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ उन्हें देख रही थी। उत्तर की ओर यात्रा सर्दियों से पहले करना है। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? उस आकर्षक धनुर्धर के चेहरे पर अचानक एक दोषी भाव आ गया। मैंने पहले इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मूल रूप से मैं सेकंड नाइटमेयर को चुनौती देने के लिए सनी, एफी और कैसी के साथ शामिल होने जा रहा हूं। आइको ने उसे हैरान होकर घूरा। सनी से उसका डायलॉग चुराने के लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम पागल हो? क्या तुमने एजेंसी को बताया है? काई ने कमजोरी से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे उम्मीद थी कि तुम उन्हें बताओगी। वे तुम्हारी बात सुनेंगे। क्या यह वास्तव में अच्छी बात नहीं है पब्लिक रिलेशंस के लिए? साथ ही एक मास्टर के रूप में मुझे हर दिन ड्रीम रियलम जाने की जरूरत नहीं होगी। छोटी लड़की ने नाक से कोड़ी। अगर तुम जिंदा बचे तो। फिर उसने सनी और एफी की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मैं भी क्या सोच रही हूं? मुझे लगता है कि मैं जल्द ही फिर से बेरोजगार हो जाऊंगी। तुम लोग थोड़ी देर मजे करो, मैं जाकर ड्रिंक लेती हूं। इसके साथ वो उठी और बार की ओर चली गई। सनी ने थोड़ा सोचा, फिर वो भी उठ गया। मैं उसे कंपनी देता हूं। काई ने उसे एक आभारी मुस्कान दी। मैं इसकी सराहना करता हूं। वो क्या सोच रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूं? सनी ने अपने दोस्त को एक भ्रमित नजर से देखा, फिर आइको के पीछे गया। बेशक वो ये शिष्टाचार के कारण नहीं कर रहा था। वास्तव में वो उससे किसी चीज के बारे में अकेले में बात करना चाहता था। जब वो बार के पास पहुंचा और उस छोटी लड़की के पास खड़ा हुआ तो उसने उसे एक गंदी नजर से देखा। जो भी हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। सनी ने पलकें झपकाई। तुम्हारा क्या मतलब है? आइको ने टेढ़ी मुस्कान दी। मैं तुम्हारी वो नजर जानती हूं। पिछली बार जब तुमने मुझे ऐसे देखा था तो स्टीव और मैं लगभग ब्लड लॉर्ड के लिए चारा बन गए थे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे उस सुसाइड मिशन में शामिल हो जाऊं? उसने अपना सिर नामे हिलाया। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में यह तुम्हारी नौकरी के बारे में है। छोटी लड़की ने एक भौं उठाई। ओ, सनी ने सिर हिलाया। खैर, चूंकि तुम्हारी आय का एक हिस्सा खोने की संभावना है और काई मुझे बताता है कि तुम चीजों को प्रबंधित करने में वास्तव में अच्छी हो, तो तुम मेरे एक खिलते हुए नए व्यवसाय को प्रबंधित करने में मेरी मदद करना कैसे पसंद करोगी? आइको ने उसे संदेह भरी नजर से देखा। क्या तुम एक हत्या एजेंसी खोल रहे हो? वो लगभग खांस पड़ा। क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं, मुझे बस असली दुनिया और ड्रीम रियलम के बीच सामान ले जाने का एक तरीका मिल गया है। मेरा सपना, अगर तुम्हें जानना है, तो एक एलिट मेमोरी स्टोर का मालिक बनना है। छोटी लड़की ने बड़ी आंखों से उसे घूरा। सच में? सनी ने त्योरियां चढ़ाई। हां, सच में। क्यों? क्या मेरा कोई सपना नहीं हो सकता? जरा सोचो, ड्रीम रियलम में अपनी जान जोखिम में डाले बिना एक फैशनेबल तरीके से सजाए गए स्टोर में सुरक्षित रूप से बैठना और ढेर सारा पैसा बस मेरे हाथों में बहना। यही तो वो चीज है जिससे सपने बनते हैं, है ना? आइको ने अपने चेहरे पर एक हैरान भाव के साथ अपना सिर हिलाया। शायद। सनी मुस्कुराया। तुम समझती हो, दूसरे लोग सोच सकते हैं कि यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं सोचोगी, क्योंकि तुम खुद एक पूर्व व्यवसाय मालिक हो। वैसे भी मेरे पास अभी कुछ समय के लिए मेमोरीज का बड़ा जखीरा नहीं होगा, लेकिन मैं स्टोर के लिए प्रतिष्ठा बनाना शुरू कर सकता हूं। एक ब्रांड नाम या जो भी उसे कहते हैं। तो मैंने अभी नेटवर्क पर 4 फॉलन सोल शार्ड्स बेचे, एक डेविल से जिसे मैंने मारा था और खाया था, लेकिन किसी कारण से उस कमीने के शार्ड्स की अच्छी कीमत नहीं मिली। आइको ने उसे एक शिकन के साथ देखा। खैर, तुमने वेंडर लाइसेंस की किस श्रेणी के लिए आवेदन किया था? तुम्हारा अप्रेजर कौन है? तुम्हारी फीचर रणनीति क्या है? एसईओ अप्रोच? एंडोर्समेंट्स का पूल? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देखो, तुमने बहुत सारे शब्द कहे और उनमें से ज्यादातर सुनने में जाने पहचाने भी लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो किस बारे में बात कर रही थी? एसईओ क्या है? क्या अलग अलग लाइसेंस होते हैं? रुको, क्या मुझे लाइसेंस की भी जरूरत है? ये मत कहना कि मुझे टैक्स भी देना होगा। छोटी लड़की ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ नहीं, तुमने इनमें से कुछ भी नहीं किया? सनी ने सिर हिलाया। ये एक चमत्कार है कि तुम उन शार्ड्स को बेचने में कामयाब भी रहे। वो मुस्कुराया। इसीलिए मुझे तुम जैसी समझदार और साधन संपन्न व्यक्ति की मदद चाहिए। 10 हर बिक्री के 5% कमीशन के लिए। बस इसके बारे में सोचो, कितने अवेकंड असली दुनिया में सोल शार्ड्स ला सकते हैं और ड्रीम रियलम में मसाले ला सकते हैं। हम कुछ ही समय में अमीर हो जाएंगे। आइको ने आभरी
और थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, यह एक उच्च जोखिम वाला व्यावसायिक उद्यम है जो पूरी तरह से दो अप्रत्याशित कारकों पर निर्भर करता है, तुम्हारा जिंदा रहना और तुम्हारा लगातार नाइटमेयर क्रिएचर्स का शिकार करना, जो आमतौर पर एक दूसरे के विरोधाभासी है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में मैं ना कह देती, लेकिन मुझे लगता है कि ये तुम हो। इसके अलावा तीनों नए नेम्ड अवेकन के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध हैं। साथ ही चेंजिंग स्टार की कोहॉर्ट के सदस्य के रूप में बहुत प्रतिष्ठा है और अब कुछ पॉप कल्चर की प्रसिद्धि भी। आइको ने कंधे उचकाए, लंबे समय तक सोचा और फिर साफ तौर पर कहा, 10%। सनी मुस्कुराया और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बढ़िया, सनी के ब्रिलियंट एम्पोरियम में आपका स्वागत है। छोटी लड़की ने उसे सदमे में घूरा। रुको, तुमने सचमुच स्टोर का नाम ब्रिलियंट एम्पोरियम रखा है? क्या नाम बदला जा सकता है? उसने अपना सिर नामे हिलाया। नहीं, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन उस नाम में क्या गलत है? ये एक बेहतरीन नाम है। मुझे लगता है कि ये तुम जानती हो, ब्रिलियंट, शानदार है। चैप्टर 480। उस रात के बाद सनी वास्तव में बहुत व्यस्त हो गया। काम बांटना, यही सफलता का राज है। आइको के मैनेजर के रूप में ब्रिलियंट एम्पोरियम में शामिल होने के बाद उसका यही विचार था। उसकी मदद से उसने अपने कामचलाऊ नेटवर्क स्टोर को वैध दिखाने के लिए सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की। सनी ने सैंक्चुरी के निवासियों से इकट्ठा किए गए सोल शार्ड्स को बिक्री के लिए लिस्ट करने के तुरंत बाद अंतर देखा। न केवल वे बहुत तेजी से बिके, बल्कि कीमत भी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुखद थी। उसे बिक्री, डिलीवरी और खरीदारी के प्रबंधन पर अपना कीमती समय भी खर्च नहीं करना पड़ा। आइको ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया और एक सरल और कुशल प्रणाली बनाई जहां वो उसे इन्वेंट्री सौंप देता और इस बारे में अपडेटेड जानकारी देता कि अवेकन ड्रीम रियलम में उससे क्या आइटम प्राप्त करना चाहते हैं, और बाकी काम वो करती थी। हालांकि बिक्री की मात्रा बहुत अधिक नहीं थी, ब्रिलियंट एम्पोरियम ने गतिविधि के निरंतर स्तर और धीरे धीरे बढ़ते ग्राहक आधार के साथ एक वास्तविक व्यवसाय के रूप में काम करना शुरू कर दिया। सनी को बस पैसे इकट्ठा करने थे और सेंट को खिलाने के लिए लोटियर मेमोरीज पर खर्च करना था। खैर, और सोल शार्ड्स प्राप्त करते समय जिंदा रहना था। बिल्कुल। दुख की बात यह थी कि काम बांटने की अवधारणा की वो कितनी भी सराहना करे, उसके व्यस्त जीवन का यही एकमात्र हिस्सा था जिसे वह किसी और को सौंप सकता था। बाकी सभी काम जो उसे करने थे वे या तो बहुत निजी थे या किसी की मदद लेने के लिए बहुत गोपनीय थे। कोई भी उसके लिए उसका शोध नहीं करने वाला था। इसलिए सनी को रिपोर्ट लिखने, उन्हें टीचर जूलियस के पास लाने और उस बूढ़े आदमी के साथ काम करने में समय बिताना पड़ा ताकि वे कंट्रीब्यूशन पॉइंट से पुरस्कृत होने के योग्य बन सके। फॉरगॉटन शोर की रिपोर्ट जितना कुछ भी उसे नहीं मिला था, लेकिन पॉइंट्स धीरे धीरे जमा हो रहे थे। इसी तरह अब जब कैसी एक लंबी यात्रा पर गई थी तो वो नेव के दोस्तों में से एकमात्र था, जिनमें से वास्तव में केवल 2 ही थे जो उससे मिलने जा सकता था। यह कोई बोझ नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें उसका कुछ समय लग जाता था। वो उसकी स्थिति का वर्णन करने वाले रून्स पर भी नजर रखता था और उसके पास मौजूद सोल फ्रेगमेंट्स की संख्या को लगभग हर दिन भयावह गति से बढ़ते हुए देखता था। सनी को नहीं पता था कि नेफिस कहाँ थी और वो क्या कर रही थी, वो किस तरह के दुश्मनों से लड़ रही थी, लेकिन वे उतने ही शक्तिशाली रहे होंगे जितने की वे संख्या में थे। उसे बराबरी करनी थी। अब जब उसे नॉक्टिस की सैंक्चुरी में सफेद वेदी पर चमत्कारी सिक्कों का बलिदान करके अपनी शक्ति में भारी वृद्धि प्राप्त हुई थी, तो उसके और तीसरा कोर बनाने के बीच 400 से भी कम फ्रेगमेंट्स बचे थे। इसका मतलब था कि उसे नाइटमेयर क्रिएचर्स का शिकार करने के लिए चैंड आइल्स के जंगल में जाना जारी रखना होगा। क्रूल साइट और उसके ब्लेड को अदृश्य सोल डैमेज या रेडिएंट डिवाइन फ्लेम से भरने की क्षमता से लैस वो अब पहले से कहीं आगे जाने और उन जीवों को चुनौती देने में सक्षम था जिनसे वो पहले बचना पसंद करता था। उनकी मौत ने उसे शैडो फ्रेगमेंट से पुरस्कृत किया, जबकि उनके शरीर ने उसे सोल शार्ड्स दिए जो तब बेचे गए और मेमोरीज में बदल दिए गए, और उनके माध्यम से शैडो फ्रेगमेंट्स में भी, इस बार सेंट के उपभोग के लिए। ये एक पुण्य लेकिन थका देने वाला और बेहद खतरनाक चक्र था। और जैसे कि चेंजिंग स्टार के साथ बने रहने का दबाव पर्याप्त नहीं था, उसे भाले के साथ एफी और अपने कम बोलने वाले दानव सेंट की मदद से और उसके बिना शैडो डांस का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण जारी रखना पड़ा। हालांकि
वो दूसरा काम सनी की उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन निकला। ड्रीम एस्केप में वापस जाने से पहले उसने सावधान रहने और ये जांचने का फैसला किया कि मोंगरेल के साथ क्या स्थिति है। नेटवर्क पर एक त्वरित खोज उसे बता सकती थी कि क्या हर कोई नकाबपोश तलवारबाज के बारे में भूल गया है या नहीं। और जैसा कि पता चला, वे नहीं भूले थे। सनी की निराशा के लिए उसने पाया कि उसकी अनुपस्थिति के महीने में मोंगरेल के दीवाने लोगों ने न केवल अपना उत्साह बनाए रखा था, बल्कि इसे एक बिल्कुल नए, वास्तव में हास्यास्पद स्तर पर भी पहुंचा दिया था। वे सभी नेटवर्क को सिद्धांतों और चर्चाओं से भर रहे थे, और अनगिनत लोग, यहां तक कि वे भी जो शुरुआती सनसनी से चूक गए थे, एक शानदार पल के लिए सांस रोके इंतजार कर रहे थे। लॉर्ड मोंगरेल की वापसी। गुजरते हर दिन के साथ उनकी प्रत्याशा और भी मजबूत होती गई। चाहे सनी कितना भी सतर्क क्यों न हो, एक बार जब वो ड्रीम एस्केप में दिखाई देगा तो बहुत ज्यादा शोर मचेगा और बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा। लानत है, क्या मुसीबत है। वो हताशा में अपने बाल नोचने की कगार पर था। ये याद रखना उचित था कि मोंगरेल का व्यक्तित्व, ओ विडंबना, उसे गुमनाम रहने में मदद करने के लिए बनाया गया था। संभवतः भविष्य में सोवेरेंस के बारे में सुरक्षित रूप से रहस्य पता करने के लिए। यह क्या मजाक था कि उसने जो बिना चेहरे वाला प्रेत बनाया था, वो अपने निर्माता से कहीं अधिक प्रसिद्ध और पहचानने योग्य बन गया। जो भी हो, स्थिति सनी की योजनाओं को गंभीर रूप से गड़बड़ कर रही थी। वो बस ड्रीम एस्केप का उपयोग नहीं कर सकता था, जिसके कारण शैडो डांस और मेंटल ऑफ द अंडरवर्ल्ड के साथ उसकी प्रगति रुक गई। और अगर इतना काफी नहीं था, तो एक और अप्रत्याशित समस्या थी जिसका उसने सामना किया। वो उतनी असुविधाजनक और हानिकारक नहीं थी, लेकिन किसी कारण से उसे बहुत चिंता हो रही थी। वो ये थी कि आइवरी टॉवर से लौटने के बाद सनी ने मॉडरेट से दोबारा नहीं सुना था। इस तथ्य के बावजूद कि कई सप्ताह बीत चुके थे, वो खोया हुआ राजकुमार गायब रहा। सनी के दिमाग में एक बार फिर केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, उसकी अपनी। आमतौर पर यह एक अच्छा संकेत होता, लेकिन मॉडरेट की अनुपस्थिति ने सनी को तनावपूर्ण और अस्पष्ट बुरे पूर्वाभास से भर दिया। उसके रहस्यमय मददगार को क्या हो सकता था? क्या वो बस स्काई बिलो और आइवरी आइलैंड के बाहर संपर्क स्थापित करने में असमर्थ था, या उसे कुछ हो गया था? कोई जवाब नहीं था। सनी ने कवेटस कॉफर से दर्पण का टुकड़ा भी निकाला और उस पर खून की कुछ बूंदें लगाई, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। दर्पण का टुकड़ा वैसा ही रहा, बिल्कुल काला और कुछ भी प्रतिबिंबित करने से इनकार करता हुआ। इन व्यर्थ प्रयासों में से एक के बाद सनी ने एफी को अकेले उस रात के खाने का आनंद लेने के लिए छोड़ दिया जो उसने उनके लिए पकाया था, और एक काले मूड में बरामदे पर बैठने के लिए बाहर चला गया। शाम का समय था और परछाइयां धीरे धीरे लंबी और गहरी हो रही थी। शायद उसकी थकान की वजह से, या शायद इस वजह से कि वो अपने घर में सुरक्षित रहने का कितना आदी था। लेकिन सनी विचारों में खो गया और अपने परिवेश का ध्यान खो बैठा, कुछ ऐसा जो शायद ही कभी होता था। यही कारण था कि वो कुछ ही मीटर दूर किसी की आवाज सुनकर इतना चौंक गया। तुम क्या घूर रहे हो? सनी ने कुछ बार पलकें झपकाई, फिर अपनी नजर उस व्यक्ति पर केंद्रित की जिसने उसे संबोधित किया था। उसके सामने थोड़ी दूरी पर फुटपाथ और उसके बरामदे तक जाने वाले रास्ते के ठीक बीच में स्कूल की वर्दी में एक 14 साल की लड़की खड़ी थी, जिसके काले बाल और काली आंखें थी, और उसके पीले चेहरे पर एक बहुत ही नाखुश भाव था। सनी का सीना ठंडा पड़ गया। शिट, ये रेन थी। सीधे सनी की ओर देखते हुए उसने आह भरी और दोहराया, मैंने कहा तुम क्या घूर रहे हो? बच्चे, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।